नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेके आए एक और धमाकेदार सेशन। जी हाँ दोस्तों, CHO एग्जाम स्पेशल सेशन, जहां पे हम बात करते हैं CHO में आने वाले तमाम उन टॉपिक्स की, तमाम उन क्वेश्चंस की और तमाम वो महत्वपूर्ण जो है सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे गए या जिनके पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी लोगों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक शानदार सेशन की, और सेशन की शुरुआत लास्ट जो है CHO सेशन के लास्ट क्वेश्चन से हम करने वाले हैं, और एक एक करके हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी लोगों का स्वागत है। सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों लास्ट सेशन के लास्ट क्वेश्चन के रूप में हमने पढ़ा था, और हमने आपसे एक क्वेश्चन वहां पे पूछा था कि 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज डायग्नोस्ड विद लिम्फोसाइटिक थायराइडाइटिस। इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड that occur due to the involvement of lymphatic vessel. The nurse should explain to the parents and child that the condition is chronic, difficult to treat, inherited or probably temporary. चार ऑप्शन हमने यहाँ पे दिए थे, और कौन सा जवाब होना चाहिए, सभी लोगों को जवाब देना है और अपने आप को कॉन्फिडेंट करना है, अपना जवाब देना है, कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, और एक बेहतरीन ढंग से इस पूरे सेशन से खुद को जोड़ देना है। क्योंकि कहानी है कि सेशन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एक से बढ़ के एक जबरदस्त टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पे डील करने वाले हैं, एक से बढ़ के एक जबरदस्त बातें हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो सभी लोग अपना अपना जवाब लिखें। यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन था कि 10 ईयर का चाइल्ड है, डायग्नोस हुआ है लिम्फोसाइटिक। याद रखना, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड, और लिम्फ नोड के इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से थायराइड का प्रॉब्लम हुआ है। तो ये एक टेम्पररी कंडीशन है और वापस रिजॉल्व हो जाएगा। ये इनहेरिटेड नहीं है, ये डिफिकल्ट टू ट्रीट या क्रॉनिक नहीं है। मतलब तीन कंडीशन ऐसी है जो ये बता रही कि लॉन्ग टर्म तक रहेगी, पर ऐसा नहीं है। तो ये लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन होएगा धमाकेदार। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, चारों ऑप्शन को पढ़ना है और अपना जवाब लिखना है। यकृत में प्रतिदिन कितना पित्त बनता है? प्यारे दोस्तों, आपका लीवर जो है, यकृत जो है, इसको लीवर के नाम से जानते हैं, और लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर, लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर जो है इसको हम बहुत एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, बहुत एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, और दूसरा इसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। प्यारे दोस्तों, ये जो आपका लीवर है, इस लीवर को एक्सोक्राइन ग्लैंड इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये लीवर जो है आपका बाइल को बनाने का काम करता है। क्या करता है? बाइल को सिंथेसिस करता है। आपकी बॉडी में बाइल बनाने वाला जो ऑर्गन है वो लीवर को बोला जाता है। दूसरा, ये जो लीवर है ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। दोस्तों, इसको एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बच्चे के बर्थ होने से पहले, याद रखना, बच्चे के बर्थ होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाने का काम करता है मदर के वुम्ब में, और उस हार्मोन को हम बोलते हैं IGF। इसको बोलते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। क्या बोलते हैं? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो ये लीवर जो है ये क्या बनाने का काम करता है? हार्मोन, और इसको बोलते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर। इसको हम IGF के नाम से जानते हैं। लीवर जो है, स्किन हमारा लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन है, और लीवर को लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं लीवर को? लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और मेनली काम इसका स्टोरेज का है। तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, स्टोरेज हाउस। क्या बोलते हैं? स्टोरेज हाउस के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, लीवर की जो सेल होती है उस सेल को हम हिपेटोसाइट्स के नाम से जानते हैं। लीवर की सेल को किस नाम से जानते हैं? हिपेटोसाइट्स के नाम से जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस लीवर के द्वारा सभी तरह की चीजें बॉडी में कैरिड आउट होती है, लेकिन इस लीवर के द्वारा एक महत्वपूर्ण काम होता है कि एक क्लॉटिंग फैक्टर को बनाने का काम करता है, जो कोएगुलेशन में मदद करते हैं। लीवर ग्लूकोज को स्टोर करने का काम करता है ग्लाइकोजन फॉर्म के अंदर। क्लियर हो गया? हाँ। तो अब आपको ये बताना था कि इस लीवर के द्वारा हर दिन कितना पित्त, पित्त बोलते हैं बाइल को, और यकृत बोलते हैं लीवर को, तो कितना पित्त बनेगा? 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर या 4 लीटर? ऑन एंड एवरेज पर डे का जो बाइल का सिंथेसिस होता है लीवर के द्वारा 1 से 1.5 लीटर होता है। वी ऑल नो
पर डे जो बाइल का सिंथेसिस होता है लीवर के द्वारा, हालांकि वो अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन एवरेज जो है 800 टू 1.5 लीटर हम बोले तो एवरेज जो है वो 1000 ml बनता है, दैट इज 1 लीटर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों क्या रहेगा, 1 लीटर ये बाइल लीवर पर डे बनाता है। 2, 3 या 4 लीटर जो है वो ज्यादा ऑप्शंस है। लीवर के फंक्शंस को असेस करने के लिए, लीवर के काम को असेस करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, फटाक से कमेंट में लिख दीजिएगा। मान लो एक मरीज है और उसमें लीवर के काम देखने आपको कि भाई लीवर उस मरीज का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप मरीज में कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराओगे और उसको कैरिड आउट करा के आप पता कर लोगे कि लीवर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बता दीजिए दोस्तों, कौन सा इन्वेस्टिगेशन आप कैरिड आउट कराओगे लीवर का काम पता करने के लिए। तो ध्यान रखना, लीवर के काम का पता करने का सबसे अच्छा टेस्ट होता है एंजाइम। सबसे अच्छा टेस्ट क्या होता है, एंजाइम। याद रखना, एंजाइम जो है वो लीवर के काम का पता करने का सबसे अच्छा टेस्ट होता है। नॉर्मली हम एलएफटी बोलते हैं, एलएफटी में लीवर फंक्शन टेस्ट पता किए जाते हैं, पर उसमें एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। एंजाइम कौन है, एसजीओटी और एसजीपीटी, एसजीओटी एंड एसजीपीटी, ये लीवर के काम का पता करना के सबसे प्रोबेबल और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। एमाइलेज और लाइपेज पेनक्रियाज के लिए होते हैं, लीवर के लिए नहीं होते हैं। और बिलिरुबिन से लीवर का काम पता नहीं चलता है, ध्यान रखना। ये जो एसजीओटी होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं, एएसटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एएसटी। और एसजीपीटी को हम एएलटी भी बोलते हैं। एएसटी और एएलटी, एसजीओटी और एसजीपीटी। इसके अलावा आप लीवर के फंक्शंस को चेक करने के लिए वहाँ पे टोटल प्रोटीन का लेवल चेक कर सकते हो। टोटल प्रोटीन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। एल्ब्यूमिन का लेवल चेक करो, ग्लोब्युलिन का लेवल चेक करो, क्योंकि प्रोटीन जो है इसका सिंथेसिस भी लीवर करता है। लीवर के काम को पता करने का एक और टेस्ट होता है, और इस टेस्ट को हम किस नाम से जानते हैं, सीरम बिलिरुबिन। सीरम बिलिरुबिन। 3 तरह के होते हैं बिलिरुबिन, एक होता है दोस्तों टोटल, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। तो इसको आप चेक कर सकते हो। सवाल बना हुआ है लीवर के काम को पता करने का सबसे अच्छा टेस्ट एंजाइम। हमेशा ध्यान रखना, एंजाइम में एसजीओटी होते हैं और एसजीपीटी होते हैं। इसके अलावा आप इनको चूज कर सकते हो, प्रोटीन को और सीरम बिलिरुबिन को आप चेक कर सकते हैं। अगला लिखा हुआ है नर में यूरेथ्रा मूत्र मार्ग की लंबाई है। प्यारे दोस्तों, सवाल यूरिनरी सिस्टम से, और यूरिनरी सिस्टम जो है वो सिस्टम जो यूरिन को फॉर्म करता है, यूरिन को ड्रेन करता है और यूरिन को एक्सक्रीट आउट करता है। 3 काम है। और यूरिन क्यों बना रहा है, क्यों ड्रेन कर रहा है, क्यों एक्सक्रीट आउट कर रहा है, ताकि आपके मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी से बाहर चले जाए। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी में 2 किडनी होती है नंबर में, और उससे निकलते हैं यूरेटर्स। 2 किडनी होती है नंबर में और उससे निकलता है यूरेटर। यूरेटर जो है प्यारे दोस्तों ये जाके खुलते हैं ब्लैडर के अंदर। किसमें खुलते हैं, ब्लैडर में। और ब्लैडर से क्या निकलता है, यूरेथ्रा। तो किडनी नंबर में 2 होती है, उससे निकलता है यूरेटर। यूरेटर जाके खुलता है ब्लैडर में, और ब्लैडर आगे कंटिन्यू रहता है यूरेथ्रा के साथ में। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो किडनी है इसके अंदर पाए जाते हैं नेफ्रॉन। किडनी के अंदर क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन जो है वो किडनी क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो है ये हम नेफ्रॉन को बोलते हैं। और एक किडनी के पास में 1 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ईच किडनी हैव 1 मिलियन नेफ्रॉन। एक किडनी के पास में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। 2 किडनी है तो लगभग 2 मिलियन नेफ्रॉन है। ये जो नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन यहाँ से यूरिन को बना देते हैं, और यूरिन जब बन जाता है उसके बाद में यूरिन ड्रेन होता है। प्यारे दोस्तों, यूरिन को ड्रेन करने का काम जो है यूरेटर्स का रहता है। किसका रहता है, यूरेटर्स का रहता है। आपको पता होना चाहिए कि किडनी जो होती है ये टोटल नंबर के अंदर 2 होती है, नेफ्रॉन इसके अंदर मिलियंस होते हैं, यूरेटर्स टोटल नंबर में 2 होते हैं। यूरिन को ड्रेन करता है किडनी से, और कहाँ लेके आता है, यूरिनरी ब्लैडर पे लेके आते हैं। कहाँ लेके आते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में लेके आते हैं। तो यूरिन वहां से ड्रेन होके कहाँ आ जाएगा, ब्लैडर में। प्यारे दोस्तों, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये टोटल नंबर के अंदर 1 होता है। ब्लैडर 1 होता है, और ये टेम्पररी रिजर्वायर है यूरिन का, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए यूरिन जो है वो ब्लैडर के अंदर क्या रहेगा, रिजर्व रहेगा। और उसके बाद में यूरिन ब्लैडर से एक्सक्रीट आउट होता है। यूरिन का ब्लैडर से बाहर की तरफ एक्सक्रीशन करने के लिए यूरेथ्रा नाम की स्ट्रक्चर दी हुई है। यूरेथ्रा जो है वो नंबर में 1 ही होता है। आपको अगर मैं पूछूं कि किडनी की लंबाई कितनी होती है, अगर मैं आपको पूछूं कि भाई किडनी का लेंथ कितना होता है,
मतलब हम पूरे इस सिस्टम की लेंथ की अगर बात करें, जिसमें 2 किडनी होती है, 2 यूरेटर होते हैं, 1 ब्लैडर होता है, 1 यूरेथ्रा होता है, और मैं इसमें ये पूछूं कि भाई किडनी की लंबाई कितनी होती है, हाउ द लेंथ इज किडनी, हाउ द लेंथ ऑफ किडनी, तो क्या आंसर होना चाहिए प्यारा दोस्तों, किडनी की लंबाई। आपका जवाब होना चाहिए सर 7.5 सेंटीमीटर। किडनी का लंबाई कितना होता है, 7.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। 5 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है, 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर ये मोटा होता है। तो किडनी की जो टोटल लेंथ होती है वो लगभग 7.5 से 10 सेंटीमीटर के आसपास रहता है, 10 सेंटीमीटर। तो ये जो किडनी है, हाँ 10 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर है, 7.5 टू 10 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है। और इस किडनी से निकलने वाला जो यूरेटर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी लेंथ कितनी होती है, दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गन। तो किडनी जो 7.5 से 10 सेंटीमीटर का होता है, मेल और फीमेल में थोड़ा अंतर होता है लेंथ के अंदर। इस किडनी का बीन शेप की स्ट्रक्चर से निकलने वाला जो यूरेटर्स है, इस यूरेटर की लंबाई कितनी होती है, तो ये लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर का ट्यूब होता है। यूरेटर आपका जो है वो लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर का ट्यूब है, ब्लैडर में खुलता है। ब्लैडर एक पियर शेप का ऑर्गन है और ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है, और इस ब्लैडर से निकलता है आपका क्या, ब्लैडर से निकलता है आपका यूरेथ्रा। प्यारे दोस्तों, ये जो ब्लैडर है, इस ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ ब्लैडर से जो यूरेथ्रा निकलता है, इस यूरेथ्रा की लेंथ में अंतर होता है। किडनी, यूरेटर और ब्लैडर ये मेल और फीमेल में लगभग इक्वल लेंथ के रहते हैं, और अगर फर्क भी होगा तो 19-20 का फर्क है। मतलब अगर फीमेल में 19 है तो मेल में 20 है। कहने का मतलब है फीमेल का किडनी, फीमेल के यूरेटर्स और फीमेल का ब्लैडर थोड़ा छोटा होता है साइज में, एज कंपेयर टू मेल किडनी, मेल यूरेटर और मेल ब्लैडर। तो किडनी, यूरेटर और ब्लैडर, इन तीनों की लेंथ तो हमने पढ़ना है। किडनी जो है वो लगभग 7.5 से 10 सेंटीमीटर, ये 25 से 30 सेंटीमीटर। ब्लैडर एक पियर शेप का ऑर्गन है जो यूरिन को होल्ड करके रखता है। टोटल कैपेसिटी जो ब्लैडर की होती है वो हमने पढ़ा है प्यारे दोस्तों, लगभग 2 लीटर की होती है मैक्सिमम। लेकिन जब ये ब्लैडर 250-300 ml से 400 ml भर जाता है तो इसमें यूरिन का सेंसेशन होना हमें शुरू हो जाता है। यूरिन जब एक्सक्रीट आउट होता है तो ये बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है यूरेथ्रा, इसकी लेंथ का बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंजेज होता है। याद रखना, मेल और फीमेल में यूरेथ्रा के लेंथ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम मेल यूरेथ्रा की बात करें, जिसको नर में यूरेथ्रा पूछा है, तो ये लगभग 20 सेंटीमीटर लंबाई में होता है। मेल यूरेथ्रा की लेंथ जो होती है मैक्सिमम 16 से 20 सेंटीमीटर के आसपास होती है। फीमेल यूरेथ्रा जो है इससे कई गुना छोटा है, कई गुना मतलब सिर्फ 3 से 5 सेंटीमीटर का होता है। मेल यूरेथ्रा की लेंथ जो होती है वो लगभग 16 से 20 सेंटीमीटर होती है, जबकि फीमेल यूरेथ्रा सिर्फ 3 से 4 सेंटीमीटर का होता है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है लेंथ का, और उसका एक रीजन है जो आपका फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन होता है, उसमें पेनाइल यूरेथ्रा का बहुत बड़ा रोल है ना। जो मेल यूरेथ्रा है उसके 3 पार्ट होते हैं जिसमें हम डिवाइड करते हैं। एक यूरेथ्रा जो मेल का रहता है उसको हम प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहते हैं, एक यूरेथ्रा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है, एक यूरेथ्रा जो है वो पेनाइल यूरेथ्रा होता है। तो इस मेल के यूरेथ्रा में जो है इसका टोटल लेंथ जो होता है वो 16 से 20 अगर हम बोले तो यहाँ पे 4 से 10 नहीं होगा, ये शॉर्ट यूरेथ्रा है। 25, 30 या 35, 40 ये लॉन्ग यूरेथ्रा है। मेल यूरेथ्रा की एक्चुअली लेंथ होती है 18 से 20 सेंटीमीटर। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, और ए, सी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। यूरेथ्रा का काम क्या होता है, एक मेल यूरेथ्रा का काम क्या होता है, 2 काम है मेल यूरेथ्रा के। पहला काम है यूरिन को ब्लैडर से बाहर के एनवायरनमेंट में ड्रेन करना, दिस इज द यूरिनेशन। और दूसरा काम होता है इजेकुलेशन, जो सीमन है, जो स्पर्म है, उनको इजेकुलेट करना डीपली इनटू द वेजाइना, ताकि रिप्रोडक्शन में मदद कर सके। तो 2 काम है मेल यूरेथ्रा का। एक तो काम होता है यूरिन को बाहर की तरफ भेजना, और दूसरा होता है कि जो सीमन है और जिसके अंदर स्पर्म है उसको डीपली इनटू द वेजाइना डिपॉजिट करना, ताकि फर्टिलाइजेशन का काम हो सके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी है, ए, सी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। अगला प्यारे दोस्तों, कौन सी तंत्रिका की सती से रिस्ट ड्रॉप होता है, रेडियल तंत्रिका, अल्नर तंत्रिका, मीडियन तंत्रिका, फेशियल तंत्रिका? सभी लोगों को जवाब लिखना है। हाँ, फीमेल यूरेथ्रा के शॉर्ट होने की वजह से यूटीआई होने की सबसे ज्यादा रिस्क पे होती है फीमेल, ये बात बिल्कुल सही है। और जिन्होंने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई है उनके सवाल गलत होने की पूरी रिस्क है। तो अगरबत्ती लगाएं, लाइक बटन को प्रेस करें, कुछ रसगुल्ले जो सो रहे हैं उनको उठा दें, और अगले 1 घंटे के लिए इस शानदार सेशन से जोड़ दें। तमाम गाँव और ढाणी में बैठे उन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर
जिनका सपना है और पिता की आस है, उसको विश्वास में बदलने के लिए कदम उठाए और जोड़ दीजिए उन तमाम रसगुल्लों को एक बेहतरीन सेशन से। सेशन में बहुत कुछ होने वाला है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी अच्छी बातें हम पढ़ने वाले हैं और ज़बरदस्त चीज़ें जो है यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो सवाल ने बोला है प्यारे दोस्तों, कौन सी तंत्रिका, तंत्रिका बोलते हैं नर्व को। याद रखना, कुछ चीज़ें हैं जो इंग्लिश में पता है, हिंदी नहीं आती। आज मैं सिखाऊंगा आपको हिंदी। तंत्रिका बोलते हैं नर्व को, लोग कहते हैं नर्व को बोलते हैं तंत्रिका, हम कहते हैं तंत्रिका को बोलते हैं नर्व। तो कौन सी नर्व है आपकी बॉडी में जिसकी सती से रिस्ट ड्रॉप होता है ना, आपकी कलाई जो है वो झुक जाती है। वो कहता है ना झुकेगा नहीं साला, यहाँ पे कलाई झुक जाती है। तो कलाई कब झुक जाती है, कौन सी तंत्रिका की सती से। याद रखना प्यारे दोस्तों, जो नर्व होती है हमारी बॉडी में दो तरह की होती है। एक होती है आपकी क्रेनियल तंत्रिका, क्रेनियल नर्व, और दूसरी होती है आपकी स्पाइनल तंत्रिका, स्पाइनल नर्व। दो तरह की तंत्रिका होती है, एक क्रेनियल नर्व होती है और एक स्पाइनल नर्व होती है। प्यारे दोस्तों, ये जो क्रेनियल तंत्रिका होती है जो आपकी बॉडी में, ये 12 पेयर्स होती है, 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। क्रेनियल तंत्रिका जो है वो कितनी होती है? 12 जोड़ी, या हम कह सकते हैं 24 इन नंबर्स, है ना। 12 जोड़ा में और नंबर में बोले तो 24 होती है। प्यारे दोस्तों, ये जो क्रेनियल तंत्रिका है 12 जोड़ी, इसमें कुछ सेंसरी होती है, कुछ मोटर होती है, कुछ मिक्स होती है। क्रेनियल तंत्रिका में ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रोकुलर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस, एक्सेसरी और हाइपोग्लोसल, ऐसी 12 जोड़ी होती है। इसमें कुछ सेंसरी, सम आर सेंसरी, सम आर मोटर एंड सम आर मिक्स होती है, जिसमें सेंसरी सेंसरी, मोटर मोटर, मिक्स मोटर, मिक्स सेंसरी, मिक्स मिक्स मोटर मोटर, ऐसे इन सब के नाम होते हैं। प्यारे दोस्तों, जब हम स्पाइनल तंत्रिका की बात करते हैं तो इसमें 31 जोड़ी होती है। स्पाइनल तंत्रिका कितनी जोड़ी होती है? 31 जोड़ी, जिसको हम 62 बोल सकते हैं नंबर के अंदर, 62 होती है नंबर के अंदर। जितने भी हमारी बॉडी में क्रेनियल तंत्रिका होती है, स्पाइनल तंत्रिका होती है, इन सब के अंदर क्रेनियल तंत्रिका के तो सबके नाम हैं, हमने कुछ नाम बताए। उसमें कुछ सेंसरी है, कुछ मोटर है, कुछ मिक्स है। ये जो स्पाइनल तंत्रिका है 31 जोड़ी, इसमें 7 होती है सर्वाइकल, 8 होती है सर्वाइकल। सर्वाइकल कितनी होती है? 8 होती है सर्वाइकल, 12 होती है थोरेसिक, 5 होती है लंबर, 5 होती है सैक्रल और 1 होती है कोकिक्स। जब आप इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगी 31 पेयर्स। तो 8, 12, 5, 5 और 1, इनके अंदर ध्यान रखना कि हर एक तंत्रिका जो है उसका जो है ओरिजिन जो है वो स्पाइनल कोड से होता है, इसलिए इसको स्पाइनल तंत्रिका के नाम से जानते हैं। इनमें हर एक तंत्रिका का ओरिजिन जो है वो ब्रेन से होता है, इसलिए इनको क्रेनियल तंत्रिका के नाम से जानते हैं। अब आपको एक बात और याद रखनी है कि ये जो स्पाइनल तंत्रिका है, जिसमें 8 सर्वाइकल है, 12 थोरेसिक है, 5 लंबर है, 5 सैक्रल है, 1 कोकिक्सियल है, इनमें याद रखें कि ये आगे जाके पर्टिकुलर नर्व जो है उनका निर्माण करती है। मतलब यहाँ पे जो आपने 4 नाम देखे और ये जो बीमारी आपने देखी है रिस्ट, तो रिस्ट को सप्लाई करने वाली आपको पूछेगी क्रेनियल तंत्रिका होगी या स्पाइनल तंत्रिका होगी। तो रिस्ट को सप्लाई करने वाली पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको स्पाइनल तंत्रिका होगी। वो कौन सी होगी? स्पाइनल तंत्रिका। मतलब स्पाइनल नर्व जो है वो रिस्ट को सप्लाई करने का काम करेगी। फिर आपको ये पूछा जाएगा कि ये जो रिस्ट को सप्लाई कर रही है स्पाइनल अगर तंत्रिका है तो रेडियल, अल्नर और मीडियन स्पाइनल से बना हुआ, लेकिन ये फेशियल तो स्पाइनल तंत्रिका है ही नहीं। याद रखना, फेशियल जो है वो 7th क्रेनियल तंत्रिका है, 7वीं जो है 7वीं क्रेनियल नर्व है। इसका मतलब ये तो 7th क्रेनियल नर्व है, और इस नर्व का अगर डैमेज हो जाए 7th क्रेनियल नर्व का, तो फिर रिस्ट ड्रॉप नहीं होता है, फेशियल पाल्सी होती है या बेल्स पाल्सी होती है। ये अगर 7वीं क्रेनियल तंत्रिका डैमेज हो जाए तो इससे क्या होता है? फेशियल पाल्सी होता है, फेशियल पाल्सी, या इसी को हम किस नाम से जानते हैं? बेल्स पाल्सी के नाम से जानते हैं। फेस का पैरालिसिस, बेल्स पाल्सी, ये कब होता है? जब आपकी 7th क्रेनियल नर्व डैमेज होती है, फेशियल नर्व डैमेज होती है। तो प्यारे दोस्तों, ये डी तो आंसर यहाँ पे नहीं बनेगा। अब रहा रेडियल, अल्नर और मीडियन। तो ध्यान रखना, यहाँ पे 2 तंत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रेडियल तंत्रिका और एक मीडियन तंत्रिका। हालांकि अल्नर तंत्रिका भी डैमेज हो सकती है पर उसके होने की रिस्क कम है, पर ये रेडियल और मीडियन तंत्रिका डैमेज होती है, और ये डैमेज होती है तो रामू याद आता है। कौन याद आता है? रामू। जी हाँ, रामू जब होता है, रामू, RAMU, ध्यान रखना, RAMU। इसमें देखिएगा रामू में R और M ये 2 ज़्यादा डैमेज होती है। ये R अगर डैमेज हो जाए रेडियल तंत्रिका, तो इसकी वजह से तो होता है प्यारे दोस्तों रिस्ट ड्रॉप।
जो आपको क्वेश्चन में पूछा है, रामू से डब्लू को जोड़ दो, रिस्ट ड्रॉप, रामू को अपनी वाइफ से जोड़ दो, रामू को किससे जोड़ दो, आर को अपनी वाइफ से जोड़ दो, डब्लू से जोड़ दो। तो आर जब डैमेज होती है तो डब्लू होता है, डब्लू को बोलते हैं रिस्ट ड्रॉप। और एम जो होता है एम को सी से जोड़ दो, है ना, रामू को डब्लू से जोड़ दो और एम को सी से जोड़ दो। मीडियन जो है उससे होता है सीटीएस, कार्पल टनल सिंड्रोम। दो नर्व है, एक रेडियल नर्व और एक मीडियन नर्व। तो अगर एग्जाम में आपको ये पूछा जाए कि रिस्ट ड्रॉप किससे होता है, तो रेडियल जो नर्व होती है, रेडियल नर्व से तो होता है रिस्ट ड्रॉप। क्या होता है? रिस्ट ड्रॉप। आर को डब्लू से जोड़ दो और मीडियन जब डैमेज हो जाए, मीडियन, तो होता है सीटीएस, कार्पल टनल सिंड्रोम। तो आर को एम डब्लू से जोड़ दो और एम को सी से जोड़ दो। रामू की वाइफ मेड इन चाइना, है ना, रामू की जो वाइफ है वो मेड इन चाइना है। क्या है दोस्तों? मेड इन चाइना है। रामू की जो वाइफ है वो मेड इन चाइना है। तो रामू जो है वो तो क्या हो गया आपका? रेडियल नर्व। डब्लू क्या हो गया? रिस्ट ड्रॉप। एम क्या हो गया? मीडियन नर्व। सी का मतलब क्या हो गया? कार्पल टनल सिंड्रोम। जैसे याद रखना हो, दोनों नर्व के डैमेज से दो अलग अलग बीमारी होती है, एक है रिस्ट ड्रॉप, एक है सीटीएस। सीटीएस बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। अब आप कहेंगे सर कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्या है? तो हम कहते हैं कि आपका जो ये हाथ है, इस हाथ का जो ये अंगूठा है, ये अंगुली है, यहाँ पे ब्लड नर्व का जो है कंप्रेशन की वजह से सुन्नपन आने लगता है। यहाँ पे जो सप्लाई होती है नर्व के कंप्रेशन से क्या आता है? सुन्नपन आने लगता है। इस सुन्नपन आने को क्या बोलते हैं? सुन्नपन आने को कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। तो एक रेडियल नर्व और एक मीडियन नर्व, दो चीजें आपको ध्यान रखना है, तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी कि रामू की वाइफ जो है वो मेड इन चाइना है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ए करेक्ट आंसर है, रेडियल नर्व। क्लियर हो गया? बाकी सारी नर्व के डैमेज होने से ये समस्याएं पैदा नहीं होती है। और नर्व के डैमेज के बारे में ही आपको पूछा है कि कौन सी नर्व के डैमेज होने से कौन सा प्रॉब्लम होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हो दोस्तों कि ओलिक्रेनॉन किससे संबंधित है? ये जो ओलिक्रेनॉन है ये किससे संबंधित है? पहला लिखा हुआ है क्लेविकल, दूसरा है अल्ना, तीसरा है रेडियस, चौथा है ह्यूमरस। चार बातें लिखी हुई है। ओलिक्रेनॉन बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ओलिक्रेनॉन एक बोनी लैंडमार्क है। ओलिक्रेनॉन क्या है? ओलिक्रेनॉन एक बोनी लैंडमार्क है, बोनी लैंडमार्क है। और ये जो बोनी लैंडमार्क है ये कौन सी हड्डी से संबंधित है दोस्तों? सभी लोगों को कमेंट करना है। पहला लिखा हुआ है क्लेविकल हड्डी से संबंधित है। क्लेविकल हड्डी ब्यूटी बोन, एकमात्र लैटरली सिचुएटेड बोन, इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन एकमात्र लैटरली सिचुएटेड बोन, क्लेविकल बोन। अल्ना हैंड की, रिस्ट की बोन, है ना, लोअर लिम्ब है, रिस्ट है, उसकी हड्डी को कहते हैं अल्ना। रेडियस, अल्ना और रेडियस दोनों, रेडियल बोन और अल्नर बोन दोनों ही लोअर रिस्ट की बोन है और लॉन्ग बोन है। और ह्यूमरस जो है वो हाथ के ऊपर वाली हड्डी है ना, अपर आर्म की बोन है ह्यूमरस, लोअर आर्म की दोनों बोन है रेडियस और अल्ना। और एक हमने बोला क्लेविकल जो कि यहाँ पे पाई जाती है ब्यूटी बोन। तो तीन हड्डियां तो हाथ की है, एक हड्डी यहाँ पे है। ध्यान रखना दोस्तों, ओलिक्रेनॉन जो है वो किससे संबंधित है? तो याद रखना ये एक बोनी लैंडमार्क है जो कि अल्नर बोन का है। किसका है? अल्नर बोन का है। नया सवाल है आपके लिए, पर ओलिक्रेनॉन लैंडमार्क अल्नर बोन से संबंधित है। मैक्सिमम लोगों ने डी आंसर लिखा है, ह्यूमरस का ये लैंडमार्क नहीं है। भले ही ह्यूमरस बड़ी हड्डी हो इन सब में और मजबूत हड्डी हो इन सब में, लेकिन ओलिक्रेनॉन किसका लैंडमार्क है? अल्नर का। तो सभी लिखेंगे इट इज ए लैंडमार्क ऑफ अल्नर बोन। और अल्नर बोन किसकी है? लोअर लिम्ब की बोन को बोला जाता है। याद रह जाएगा, ओलिक्रेनॉन इज रिलेटेड टू द अल्नर बोन। अगला, एक्सिलरी नर्व जो है उसकी रूट वैल्यू है। एक्सिलरी नर्व जो होती है उसकी रूट वैल्यू क्या होती है? वेरी इंटरेस्टिंग। एक्सिलरी नर्व जो है उसकी रूट वैल्यू कौन सी होती है? चार बातें यहाँ पे लिखी है। पहला है C1 C2, C3 C4, C5 C6 और C7 C8। अल्नर नर्व की रूट वैल्यू, प्यारे दोस्तों, ये भी एक तरह का क्रेनियल नर्व है। हमने बोला अभी कि आपका स्पाइनल नर्व है। हमने बोला आपका दो तरह की तंत्रिका होती है, क्रेनियल तंत्रिका और स्पाइनल तंत्रिका।
ये जो स्पाइनल तंत्रिका होती है ये C8 होती है, T12 होती है, L5 होती है, S5 होती है और C1 होती है। इसको हम स्पाइनल तंत्रिका के नाम से जानते हैं। ये जो स्पाइनल तंत्रिका है डिफरेंट टाइप की C8, T12, L5, S5, C1, इस स्पाइनल तंत्रिका के अंदर आपको ये बताना है सर्वाइकल स्पाइनल तंत्रिका जो है कौन कौन सी होती है। सर्वाइकल स्पाइनल तंत्रिका होती है C1, C2, C3, है ना, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, ये सब सर्वाइकल स्पाइनल नर्व होती है। टोटल नंबर में 8 होती है और 8 पेयर्स होती है, तो ऐसे नंबर में 16 होती है। और ये जो सर्वाइकल स्पाइनल तंत्रिका है ये प्लेक्सस बनाती है। क्या बनाती है? प्लेक्सस। यहाँ पे दो तरह के प्लेक्सस बनते हैं। एक प्लेक्सस तो ये बनता है C1 से लेके C4 तक, एक प्लेक्सस ये है। दूसरा है C5 से लेके C8 तक, दूसरा प्लेक्सस ये है। ये जो प्लेक्सस बनता है इसको सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं। कौन सा प्लेक्सस? सर्वाइकल प्लेक्सस। अगर आपको कोई पूछे सर्वाइकल प्लेक्सस तो सर्वाइकल में आता है C1 से लेके C4, ये सर्वाइकल प्लेक्सस है। और अगर हम बात करें ब्रेकियल प्लेक्सस की, कौन सी बात करें दोस्तों? ब्रेकियल प्लेक्सस की, तो ब्रेकियल प्लेक्सस में कौन कौन सा आता है? ब्रेकियल प्लेक्सस में आता है C5 से लेके C8 तो है ही, और इसके अलावा आगे वाला T1 का हिस्सा, तो C5 से T1 जो है वो ब्रेकियल प्लेक्सस का पार्ट है। दो प्लेक्सस बनते हैं प्यारे दोस्तों। एक प्लेक्सस तो कौन सा बनता है? सर्वाइकल प्लेक्सस, और दूसरा प्लेक्सस कौन सा बनता है? ब्रेकियल प्लेक्सस। समझ में आई कहानी? सर्वाइकल तंत्रिका कितनी होती है? 8, और इन 8 तंत्रिका प्लस एक थोरेसिक तंत्रिका मिलके बनाते हैं प्लेक्सस। सर्वाइकल प्लेक्सस कितने होते हैं? सर्वाइकल प्लेक्सस होते हैं C1 से लेके C4 तक। ये सर्वाइकल तंत्रिका का एक गुच्छा है। मतलब आप प्लेक्सस को क्या, प्लेक्सस क्या होते हैं सर? प्लेक्सस होता है नर्व का गुच्छा, है ना, नर्व का गुच्छा। हाँ सर, मैं आज जग गया है, बहुत बहुत बधाई हो भाई, बहुत बहुत बधाई हो। हमारे जितने भी रसूले जगे हैं बहुत बड़ा काम किया है और आप कर सकते हो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आज तक हमें पता भी नहीं था कि हम कर सकते हैं क्या, सुबह जग के पढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है लाइफ में, जिंदगी के किसी भी पड़ाव में ये बात पता चल जाए वही अच्छी बात है। सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। आज आप सही दिशा में चल गए हो। अब आपको यहाँ से संकल्प लेना है कि रोज सुबह उठूंगा, रोज पढ़ूंगा, जम के पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि पागल कितना पढ़ेगा। और आप अपनी लाइफ को बदलने के लिए सब कर रहे हैं, और अपनी लाइफ को अगर बदलना चाहते हो दोस्तों तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा और सतत रूप से करना पड़ेगा। अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लो, अपनी लाइफ में वो बन के दिखाओ जो आप अपने लाइफ में बनने का सोचते हो। और लिमिटेशन कुछ भी नहीं है दोस्त, ये शुरुआत है, आगे पूरा आसमां बाकी है। अभी तो मापी है मुट्ठी जमी भर जमी, क्या? अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी, आगे सारा आसमां बाकी है। पंखों को खोल, परों को खोल, जमाना उड़ान देखना चाहता है। यूं जमी पे बैठ के क्या आसमां देखता है? तो जमी पे बैठना बंद करो, अपने परों को खोल दो, पूरा आसमां आपका इंतजार कर रहा है। जितना उड़ सकते हो, जितना दूर जा सकते हो, जाने का पूरा कोशिश कर लो प्यारे दोस्तों। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिखा है? C1 से C4 कौन सा गुच्छा है? सर्वाइकल वाला गुच्छा है। और ये C5 से T1 जो है ये प्यारे दोस्तों ब्रेकियल गुच्छा है। कौन सा गुच्छा है? ब्रेकियल गुच्छा। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि ये जो सर्वाइकल गुच्छा है, ये सर्वाइकल गुच्छा फ्रेनिक नर्व बनाता है। ये सर्वाइकल गुच्छा जो है C1 से C4, ये सर्वाइकल गुच्छा जो है ये बनाता है फ्रेनिक नर्व। कौन सी नर्व बनाता है? फ्रेनिक नर्व बनाता है। फ्रेनिक नर्व है कि नहीं है? फ्रेनिक नर्व क्या होती है? फ्रेनिक नर्व वो है दोस्तों जो डायफ्राम को सप्लाई करती है। सांस लेने के लिए जिम्मेदार मसल है डायफ्राम। फ्रेनिक नर्व किसको सप्लाई करती है? फ्रेनिक नर्व जो है वो डायफ्राम को सप्लाई करता है। डायफ्राम को। डायफ्राम क्या है? डायफ्राम सांस लेने वाली मसल है। अब आप लोगों ने क्या किया, इस C3 और C4 को नर्व रूट बना दिया एक्सिलरी का, मौज कर दी भाई। याद रखना C1, C2, C3 और C4 ये 4 नर्व तो एक्सिलरी रूट का पार्ट ही नहीं है, लेकिन क्यों बना दी? क्योंकि अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई है, खुद को कॉन्फिडेंट ही नहीं कर पाए हो, चीजों को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। कहानी इतनी है कि ये 4 नर्व तो फ्रेनिक का पार्ट है। फ्रेनिक तो डायफ्राम को सप्लाई करती है और एक्सिलरी नर्व तो एक्सिला और लिम्ब वाली नर्व है।
तो एक्सिलरी नर्व इज नॉट द पार्ट ऑफ सर्वाइकल, इट इज द पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये सर्वाइकल का पार्ट ही नहीं है, किसका पार्ट है? ब्रेकियल प्लेक्सस का पार्ट है। और जब ये ब्रेकियल प्लेक्सस का पार्ट है तो प्यारे दोस्तों 5 6 पिकअप द स्टिक्स, 7 8 शट द गेट। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, याद रखना 5 6 पिकअप द स्टिक्स, 7 8 शट द गेट। क्या बोला मैंने? छोटे बच्चे एक पोएम पढ़ते हैं 5 6 पिकअप द स्टिक्स, पिकअप द स्टिक, 5 6 पिकअप द स्टिक, 7 8 शट द गेट, 7 8 शट द गेट, शट द गेट। प्यारे दोस्तों जब आपको स्टिक को पिक करना है, लकड़ी को उठाना है, तो कैसे उठाओगे? जय जय श्री राम। इसका मतलब क्या? यू हैव टू नीड ऑफ योर बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। तो जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स एरिया है, जो एक्सिलरी एरिया है, यहाँ जो नर्व सप्लाई करती है वो होगी प्यारे दोस्तों 5 और 6। तो ये एरिया कौन सा रहेगा? एक्सिलरी एरिया रहेगा। और अगर दोस्तों 7 8 यह है कलाई, जिससे करते हैं सट द गेट, दरवाजे को सट करके बंद करते हैं, सट द गेट। तो मेरी जो कलाई है, कलाइयों का इस्तेमाल करके, ये आपने सुना है कलाई कब इस्तेमाल होगी? जब मैं 7 और 8 को यूज करूंगा। तो 7 8 शट द गेट, 5 6 पिकअप द स्टिक्स। याद रखना। हाँ बिल्कुल। तो एक्सिलरी नर्व जब भी आपको पूछे तो इसका नर्व रूट क्या बनेगा प्यारे दोस्तों? 5 6 पिकअप द स्टिक्स, 7 8 शट द गेट। याद रह जाएगा, आसान है। चले आगे। तो यहाँ पे नर्व रूट क्या बन गया? सी बन गया। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगला है प्यारे दोस्तों, के वायर किसके उपचार में प्रयोग होता है? निमोनिया के लिए, फ्रैक्चर के लिए, डेंटल केरीज के लिए, मोच के लिए। स्प्रेन का मतलब होता है मोच। सभी लोग जवाब लिखे, जवाब लिखे, जवाब लिखे प्यारे रसगुल्लो, जवाब लिखे। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे क्या बोला गया है कि के वायर किसके उपचार में प्रयोग होता है? 5 6 पिकअप द स्टिक, 7 8 शट द गेट। चलिए सभी लोग जवाब लिखे भाई, अपने अपने तरीके से जवाब लिखे। कहानी इतनी है कि खुद को पूरा कॉन्फिडेंट करें, झोंक दे पूरे सेशन के अंदर। हाँ बहुत ही बढ़िया। कई लोगों ने बी आंसर लिखा है, कई लोगों ने बी आंसर लिखा है फ्रैक्चर। क्या ये सही बात है प्यारे दोस्तों? के वायर, याद रखना के वायर, के वायर जो है के वायर हो गया। एक आप सुनते हैं प्लेट हो गया, प्लेट। एक सुनते हैं नेल हो गया, नेल। ऐसे सुने होंगे आपने वर्ड। तो नेल हो गया, प्लेट हो गया, के वायर हो गया, है ना। ये सब ऑर्थोपेडिक सर्जरी के में काम आने वाले प्रोस्थेटिक्स होते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? ये के वायर यूज होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि के वायर जो दांतों पे वायरिंग करते हैं उसको कहते होंगे। कुछ लोग दांत को सीधा करने के लिए दांतों पे वायरिंग कराते हैं ना, कुछ लोगों को ये लगता है कि डेंटल केरीज के वायर यूज होते हैं। बिल्कुल खोटा लग रहा है। डेंटल केरीज का मतलब होता है दांत के अंदर जो काला काला हो जाता है ना, उसको डेंटल केरीज कहते हैं। इसका इलाज रूट कैनाल होता है। कहाँ के वायर कहाँ डालोगे दांतों में भाई? इसका इलाज क्या होता है? रूट कैनाल होता है। आरसीटी करते हैं, ध्यान रखना, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं उसको। ये दांतों का इलाज होता है डेंटल केरीज का, उसमें वायर नहीं डालते हैं। जब हड्डी टूट जाती है, याद रखना दोस्तों, जब हड्डी टूट जाती है और इसका जो है हड्डी जब एक दूसरे से ऐसे सेपरेट हो जाती है, तो हड्डी को वापस अलाइनमेंट में लाने के लिए, क्या करने के लिए? हड्डी को वापस अलाइनमेंट में लाने के लिए, हड्डी को वापस एक सीध में लाने के लिए और वापस जुड़ जाए, इसके लिए बीच में एक वायर डालते हैं। इस वायर को के वायर के नाम से जानते हैं। के वायर हमेशा बोनी अलाइनमेंट करने का काम करता है। फ्रैक्चर वाले मरीजों में यूज होता है। निमोनिया जो है उसमें वायर कहाँ डालोगे, ध्यान रखना, कोई वायर नहीं है। और मोच आती है तो वायर नहीं होता है। मोच का इलाज क्या होता है? मोच का इलाज होता है रेस्ट, आइस फर्मेंटेशन, है ना, और इसके अलावा एलिवेशन, है ना, और जो है आपका रेस्ट करो, है ना, उसको मतलब आराम दो, आइस फर्मेंटेशन करो। एक रेस्ट दो, एक आइस फर्मेंटेशन करो, फर्मेंटेशन। एक लेग एलिवेशन, एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ लेग, एलिवेशन ऑफ लेग। एंड एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स, दर्द की दवाई लो,
एक तो आराम दो उस लेग को, उस पर बर्फ का सेक करो, लेग को उठा के रखो और दर्द की दवाई लो। ये तरीका किसका होता है? जब भी कोई मोच आ जाती है ना, जब भी कभी मोच आ जाती है तो ये तरीका काम में लिया जाता है, जिसमें रेस्ट देते हैं, बर्फ का सेक करते हैं, लेग को एलिवेट करके रखते हैं और एनाल्जेसिक्स वहाँ पे दिया जाता है, दर्द की दवाई दी जाती है। ये तरीका है स्प्रेन का इलाज। डेंटल केरीज में मैंने बार रूट कैनाल करते हैं। निमोनिया जो है इसको ट्रीट किया जाता है एंटीबायोटिक से। कौन सा एंटीबायोटिक निमोनिया में ड्रग ऑफ चॉइस बनेगा? तो हमने बताया निमोनिया में यूज किया जाता है आपका ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल, ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल, है ना। ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल इज द ड्रग फॉर निमोनिया। वी कैन यूज पेनिसिलिन ग्रुप, वी कैन यूज सिप्रोलिन ग्रुप, ये सब आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है अलग अलग बीमारियों में। के वायर जो है वो किस में यूज करता है? फ्रैक्चर के अंदर यूज किया जाता है। बच्चों में पाया जाने वाला मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर कौन सा होता है? बच्चों में पाया जाने वाला, अरे राइस यूज नहीं करते हैं, वो तो ट्रिक है। राइस तो चावल को कहते हैं रसगुल्ले, अरे राइस तो चावल को कहते हैं, ये राइस ही है ना। ये तो राइस तो ट्रिक है, राइस थोड़ी यूज करते हैं। RIC है ना, ये राइस का मत ये यूज नहीं करते, ये तो ट्रिक है। आर का मतलब रेस्ट ही है, आर का मतलब रेस्ट ही है। आई का मतलब वही है आइस फर्मेंटेशन, आइस फर्मेंटेशन ही है। सी का मतलब वही है आपका जो है एलिवेशन, और जो है आपका कंप्रेशन, कोल्ड कंप्रेशन, है ना, कोल्ड कंप्रेशन, ये आइस फर्मेंटेशन से संबंधित है। ई का मतलब वही एलिवेशन है और एनाल्जेसिक्स है। तो ये RICE चावल नहीं है, ये ट्रिक है। कुछ कह रहे हैं राइस, स्प्रेन में चावल क्या करेंगे प्यारे दोस्त, है ना। बच्चों में पाया जाता है उसको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। कौन सा फ्रैक्चर कहते हैं? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक मतलब लकड़ी को जब आप तोड़ देते हो तो बैंड, गीली लकड़ी तो टूटती नहीं है पूरी, ऐसे बैंड हो जाती है। तो उस बैंड वाली कंडीशन वाला फ्रैक्चर बच्चों में होता है, इसको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। ऐसे कर दो ना तो वो दो भाग में टूटती तो नहीं है और ऐसे मुड़ के रह जाती है, उस फ्रैक्चर को नाम दिया जाता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। क्या बोला जाता है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। बच्चों में ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बहुत कॉमन है। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग। पहला लिखा प्यारे दोस्तों, फ्लूइड मेम्ब्रेन, सॉलिड मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गैस मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसमें एक तो होता है सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर, एक होता है आपका न्यूक्लियस और एक होता है आपका साइटोप्लाज्म। तीन बातें हैं जो मिलके एक सेल की स्ट्रक्चर को बनाती है। कभी भी आपने सेल की स्ट्रक्चर देखी हो तो तीन बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी तीन बातें? एक तो हमने बोला सेल के अंदर पाई जाती है सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये एक चीज है। दूसरा, सेल में पाया जाता है फ्लूइड, इसको नाम दिया जाता है साइटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म। और तीसरा, सेल के अंदर पाया जाता है एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, सेल की होती है मेम्ब्रेन, और सेल के अंदर फ्लूइड पाया जाता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये तीन बातें हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम, मतलब नॉर्मली सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होती है, न्यूक्लियस होती है। और दो तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। दोनों में फ़र्क यह है कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल नहीं होता है और यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल नहीं होता है। तो ये एक यूकैरियोटिक सेल है जिसमें सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है, अंदर के फ्लूइड को साइटोप्लाज्म कहते हैं, और एक न्यूक्लियस होता है। प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं सेल ऑर्गेनल। साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ऑर्गेनल होते हैं और इन छोटे छोटे ऑर्गेनल को नाम दिया जाता है सेल ऑर्गेनल, जो अलग अलग नाम से होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, गोल्जी एपरेटस होते हैं, ESR होते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे होते हैं, इनको सेल ऑर्गेनल के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर सेल ऑर्गेनल भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सेल ऑर्गेनल भी पाए जाते हैं। अगर आपको कोई पूछे सेल ऑर्गेनल क्या है, साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले छोटे छोटे ऑर्गन सेल ऑर्गेनल कहलाते हैं। वो ऑर्गन नहीं हो सकते, इसलिए उनके लिए एक वर्ड यूज किया, ऑर्गेनल। अच्छा, इस साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनल साथ में, तब तो ये साइटोप्लाज्म है। और अगर इस साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनल को सेपरेट कर दो, साइटोप्लाज्म में से अगर आप सेल ऑर्गेनल को सेपरेट कर दो प्यारे दोस्तों, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे? उसको हम नाम से जानेंगे जो है आपका साइटोसोल,
है ना, ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में से अगर आप सेल ऑर्गेनल को माइनस कर दो, सेल ऑर्गेनल को माइनस कर दो, बाहर निकाल दो, तो पीछे बचता है, उसको बोलते हैं साइटोसोल। क्या बोलते हैं? साइटोसोल। तो आपको पूछे साइटोसोल क्या होता है, तो साइटोसोल होता है साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनल निकाल दो। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल कौन कौन से होता है? गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, है ना, ESR, ये सब सेल ऑर्गेनल होते हैं। ये जो अंदर की तरफ है न्यूक्लियस, जो सेल का कंट्रोलर है, इसके अंदर भी फ्लूइड पाया जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो। तो फ्लूइड न्यूक्लियस के अंदर भी होता है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो 3 प्लाज्म होते हैं, एक प्लाज्म तो होता है साइटोप्लाज्म, एक है न्यूक्लियोप्लाज्म और एक है साइटोसोल। ये सेल के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड है। तो अगर आपको एग्जाम में ये पूछ ले कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। साइटोसोल क्या है? सेल ऑर्गेनल माइनस ये, तो आपको जो है सेल साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनल, तो साइटोसोल होगा। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे आपको पूछा गया सेल मेम्ब्रेन, जो ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? तो कुछ लोगों ने लिखा है इसको फ्लूइड मेम्ब्रेन कहते हैं, जो गलत है। सेल मेम्ब्रेन को ना फ्लूइड मेम्ब्रेन कहते हैं ना सॉलिड मेम्ब्रेन कहते हैं, ना ही ये गैस मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो अनदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अनदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर ये इतने सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको आपको याद रखना है। एग्जाम में एक न एक स्ट्रक्चर के बारे में जरूर पूछा जाता है। 3 नाम ये याद रखने हैं, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल और न्यूक्लियोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सवाल आपसे पूछ रहा है कि सेल मेम्ब्रेन में मुख्य वसा जो लिपिड है वो कौन सी है? हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी हुई होती है लिपिड और प्रोटीन की, प्रोटीन एंड लिपिड की। तो कौन सा लिपिड पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में? कौन सी मुख्य वसा पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली वसा, कोलेस्ट्रॉल वसा, माइलिन वसा, ग्लिसरॉल वसा, फॉस्फोलिपिड वसा। 4 वसा के नाम लिखे हुए। कौन सी वसा, फैट मुख्य रूप से पाई जाता है? कौन सा लिपिड मुख्य रूप से पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर? प्यारे दोस्तों जवाब लिखे, सभी लोगों को जवाब लिखना है। छोटे छोटे सवाल है, ट्रिकी सवाल है, इस बार CHO पार। कहानी इतनी सी है, तो जितने भी हमारे 1400 रसगुल्ले हैं अपने नंबर को डबल कर दें। मैंने बोला आपका नंबर हमारी एनर्जी है, तो इस नंबर को डबल कर देना है। पूरे जोश और उत्साह के साथ में सेशन से जुड़ना है। अगरबत्ती जिन्होंने अभी तक नहीं लगाई है तुरंत लगा दे। अपने आप को हमेशा कॉन्फिडेंट रखें, अपने आप को हमेशा आगे रखें और लड़ने का एक जुनून अपने अंदर पाले। किसी ने कहा कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए। ये अगर जिंदगी एग्जाम एक युद्ध है तो इस युद्ध को टाल तो नहीं सकते, लड़ना ही पड़ेगा। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। दिमाग में कोई द्वंद्व नहीं रखना, उसको पाल के नहीं रखना है, खोल के जम के पढ़ना है। तो युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। तू भी है वंशज राणा का, याद करे राणा प्रताप को, तू भी है वंशज राणा का, फेंक भाला जहां तक जाए। और उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, पूरा आसमां तुम्हारा है, जहां तक जा सकते हो उड़ के दिखा दो। दोस्तों 4 ऑप्शन है और हमने बोला मोस्ट लिपिड जो पाया जाता है उसको फॉस्फोलिपिड कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन 2 चीजों की बनी होती है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की। तो मोस्ट लिपिड जो सेल में पाई जाती है उसको हम फॉस्फोलिपिड के नाम से जानते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये माइलिन नहीं है, ये ग्लिसरॉल नहीं है, इट इज फॉस्फोलिपिड। तो इट इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, वन इज प्रोटीन एंड वन इज फॉस्फोलिपिड। अगला प्यारे दोस्तों अच्छा सवाल है, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम के लिए तंत्रिका है। पेरिकार्डियम के लिए कौन सी तंत्रिका है? वेरी इंटरेस्टिंग। पेरिकार्डियम के लिए कौन सी तंत्रिका है? फेशियल तंत्रिका, फीमोरल तंत्रिका, फ्रेनिक तंत्रिका, ऑप्टिक तंत्रिका। कौन सी तंत्रिका है पेरिकार्डियम के लिए? पेरिकार्डियम इज ए लेयर दैट सराउंड द हार्ट। याद रखना, पेरिकार्डियम एक लेयर है जो हार्ट को सराउंड करके रखता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो हार्ट है, इस हार्ट को सराउंड करने वाली जो लेयर है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम कितने तरह की होती है प्यारे दोस्तों, और कौन कौन सी होती है? पेरिकार्डियम के टाइप लिखिएगा, है ना। हमने यहाँ पे अगर पेरिकार्डियम लिखा है तो पेरिकार्डियम कितने टाइप की होती है, सभी लोग कमेंट करिएगा। पेरिकार्डियम का टाइप कितना होता है? हाउ मेनी टाइप ऑफ पेरिकार्डियम इज देयर?
अपर लेयर ऑफ द हार्ट, हाँ अपर लेयर कवरिंग बनाता है हार्ट का। पेरिकार्डियम इज द कवरिंग ऑफ हार्ट। तो पेरिकार्डियम कितने तरह का होता है, नाम लिखिएगा। 3 तरह का होता है पेरिकार्डियम। 2 तरह का होता है, विस्रल और पैराइटल। गलत है प्यारे दोस्तों, ढंग से लिखे ना, 2 तरह का नहीं होता है। और ये टाइप विस्रल और पैराइटल नहीं है अगर 2 तरह का है तो। 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? अरे मायो एंडो, ये वो टाइप नहीं कह रहा हूं मैं। 3 कहाँ हो गए हैं? अभी तक मामला गड़बड़ है भाई, किसी ने जवाब नहीं लिखा है। याद रखना पेरिकार्डियम, सुनो दोस्तों, सुनो सुनो सुनो, अरे भाई साहब सुन लो। पेरिकार्डियम 2 होती है। हाँ एक रसगुल्ले ने ठीक ठाक लिखा है लेकिन काफी तेजी से चला गया है मामला। याद रखो पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट का कवरिंग है। एक झोला बनता है जिसमें हार्ट रहता है। हार्ट जो है उसकी खुद की 3 लेयर है, हम उसका नहीं पूछ रहे हैं। आप जो जवाब लिख रहे हो 3 लेयर, वो तो हार्ट की है। आप कहोगे हाँ सर, अरे हाँ क्या होती है, जग जाओ थोड़ा, है ना। हार्ट की 3 लेयर है। कौन कौन सी? हार्ट की लेयर होती है, याद रखना, सबसे अंदर वाली लेयर को एंडोकार्डियम कहते हैं, एंडोकार्डियम कहते हैं। हार्ट की मिडल लेयर जो होती है उसको मायोकार्डियम कहते हैं, मायोकार्डियम कहते हैं। और हार्ट की ऊपर वाली लेयर को एपिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिकार्डियम कहते हैं। प्यारे दोस्तों ये जो एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम है, ये तो लेयर ऑफ द हार्ट है। क्या है ये? लेयर ऑफ द हार्ट। ये तो हार्ट खुद की लेयर है। ये जो 3 लेयर मैंने नाम लिखे ना, ये तो हार्ट खुद की लेयर है, ये पेरिकार्डियम की नहीं है। तो आप जो 3 नाम लिख रहे हो ये तो क्या है? हार्ट खुद की लेयर है। एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम जो है ये तो हार्ट के खुद की लेयर है। हम किसका पूछ रहे हैं? हम पूछ रहे हैं आपको कि पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम 2 होती है, एक फाइब्रस और एक आपका सीरस। पेरिकार्डियम जो है वो 2 लेयर होती है। एक लेयर जो पेरिकार्डियम होती है, इस लेयर को हम नाम देते हैं फाइब्रस लेयर। ये एक आउटर मोस्ट पेरिकार्डियम होता है, इस पेरिकार्डियम को नाम दिया जाता है फाइब्रस पेरिकार्डियम। कौन सा नाम देते हैं? फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस, फाइब्रस, फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, बहुत ही हार्ड और बहुत ही टफ लेयर है। तो पेरिकार्डियम का एक लेयर जो सबसे बाहर की तरफ है, बहुत ज्यादा हार्ड और टफ है, उसको बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। और दूसरी पेरिकार्डियम दोस्तों जो फाइब्रस के अंदर की तरफ है, इसको बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? विसरल। ये जो विसरल पेरिकार्डियम है इसमें 2 लेयर होती है। एक विसरल पेरिकार्डियम की वो लेयर जो इससे चिपकी रहती है फाइब्रस से, एक विसरल पेरिकार्डियम की वो लेयर जो फाइब्रस से चिपकी रहती है, इसको पैराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं, पैराइटल। और एक सीरस पेरिकार्डियम की वो लेयर जो हार्ट से चिपकी रहती है, उसको विसरल के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना मैंने 2 लेयर यहाँ पे बताई है, वापस समझ लेना अच्छे से। एक तो क्या थी? फाइब्रस पेरिकार्डियम। इन दोनों को मिला के एक कौन सी हो गई? जो फाइब्रस से चिपकी रहती है उसको बोलते हैं पैराइटल। क्या बोलते हैं? पैराइटल। और जो हार्ट के चिपकी रहती है इसको क्या बोलते हैं? विसरल, विसरल। प्यारे दोस्तों ये जो पैराइटल विसरल है, ये मिलके बनाती है सीरस पेरिकार्डियम। इनको मिलके क्या बोलते हैं? सीरस पेरिकार्डियम। तो आपको अगर पूछे कि पेरिकार्डियम के कितने टाइप होते हैं, तो 2। एक तो हो गई फाइब्रस, एक हो गई सीरस। एक हो गई फाइब्रस और दूसरी क्या हो गई? सीरस। फाइब्रस पेरिकार्डियम से और सीरस, ये जो सीरस है इसमें 2 लेयर है, पैराइटल और विसरल। ये जो पैराइटल है ये तो फाइब्रस से चिपकी हुई रहती है। ये जो पैराइटल है ये तो किससे चिपकी रहती है? फाइब्रस पेरिकार्डियम से चिपकी रहती है। ये फाइब्रस पेरिकार्डियम से चिपकी होती है, इसको तो हम बोलते हैं पैराइटल लेयर। और ये जो सीरस लेयर है ना, ये जो आपका विसरल लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर किससे चिपका रहता है? विसरल। ये विसरल लेयर हार्ट से चिपका हुआ रहता है, इसको हम बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। तो 2 पेरिकार्डियम हो गई, एक विसरल हो गई और एक हो गया आपका सीरस, ये हार्ट से चिपका रहता है। तो अब देखो कि ये जो हार्ट है इसमें पैराइटल और विसरल जो लेयर होगी, है ना, जो सीरस पेरिकार्डियम का टाइप है, यहाँ पे फ्लूइड पाया जाता है। यहाँ पे फ्लूइड, ये फ्लूइड पाया जाता है। इस फ्लूइड को हम क्या नाम देते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इस कैविटी को बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। और ये फ्लूइड होता है 15 से 20 ml। कितना होता है? 15 से 20 ml। क्या नाम देंगे? पेरिकार्डियल फ्लूइड। कहाँ पाया जाता है? पेरिकार्डियल कैविटी में। कौन सी कैविटी है?
विसरल और पैराइटल पेरिकार्डियम के बीच की कैविटी है। याद रह जाएगा। समझ में आ गया प्यारे दोस्तों? आसान है कि नहीं है? हमने बोला पेरिकार्डियम की दो लेयर है, एक हो गई आपकी फाइब्रस, एक हो गई आपकी सीरस। सीरस में दो है, पैराइटल और विसरल। और विसरल के अंदर हार्ट की तीन लेयर है, एंडो, मायो, एपी। और ये जो विसरल पेरिकार्डियम है यही एपिकार्डियम है, ध्यान रखना। तो विसरल एपिकार्डियम जो है इसको हम विसरल पेरिकार्डियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसरल लेयर भी बोलते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे कौन सी तंत्रिका सप्लाई करती है? तो प्यारे दोस्तों एक तो लिखा हुआ है फेशियल तंत्रिका। फेशियल तंत्रिका सप्लाई करती है फेस को। किसको सप्लाई करती है? फेस को। ऑप्टिक तंत्रिका सप्लाई करती है आई के रेटाइना वाले पार्ट को। आई के अंदर एक पार्ट पाया जाता है रेटाइना, उसको सप्लाई करती है। इसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं। प्योर सेंसरी नर्व है, एक क्रेनियल नर्व है, और क्रेनियल नर्व सेकंड है, सेकंड क्रेनियल नर्व है ऑप्टिक नर्व। और फीमोरल जो होती है वो फीमोरल एरिया को सप्लाई करती है। तो ये हार्ट के आसपास ही नहीं आती है। पर फ्रेनिक जो डायफ्राम को सप्लाई करती है वो फ्रेनिक नर्व यहाँ पे भी रहती है। तो अलग ही इसके लिए नहीं है, ये डायफ्राम के लिए है। पर जब हमें इन्हीं में से हमें चूज करना है तो एक ही जवाब बनेगा, दैट इज फ्रेनिक। जब आपको इन्हीं में से आंसर चूज करना है तब एक नर्व जवाब बनेगा और उसको हम क्या नाम देते हैं? फ्रेनिक नर्व नाम देते हैं। याद रह जाएगा। हाँ, ये आई को सप्लाई नहीं करती है, ऑप्टिक नर्व आई को सप्लाई नहीं करती है, बहुत गलत है। ये आई के रेटाइना वाले पार्ट से सेंसरी इंपल्सेस को ब्रेन को लेके जाती है। कोई भी नर्व कहीं पे भी सप्लाई करेगी तो मूवमेंट कराएगी। जैसे फेशियल नर्व हमने बोला फेस को सप्लाई करती है, तो ये मोटर फाइबर है और वो फेस का मूवमेंट कराएगी। लेकिन ऑप्टिक नर्व आई को सप्लाई नहीं करके आंख में से रेटाइना से सेंसरी इंपल्सेस को ब्रेन को लेके जाती है। सप्लाई वप्लाई नहीं करती है प्यारे दोस्तों। सप्लाई अलग चीज है और इंपल्सेस को लेके जाना अलग चीज है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सेमी ल्यूनार वाल्व अर्धचंद्राकार है। अर्धचंद्राकार कौन है प्यारे दोस्तों? अर्धचंद्राकार है ना, चंद्राकार। सेमी ल्यूनार, ल्यूनार वर्ड फॉर चांद है ना। ल्यूनार मंथ आपने सुना होगा जिसमें चंद्र ग्रहण होता है, चांद, चांद सा रोशन चेहरा। यू हर्ड द वर्ड, ऑल वर्ड। हाँ, जवाब लिखे सभी लोग। सभी लोग जवाब लिखे। और जितना भी तुम्हारे तमाम 1500 रसगुल्ले हैं, एक नया आंकड़ा लग जाना चाहिए भाई। देखो आपका नंबर हमारी एनर्जी है, तो एनर्जी को बराबर बनाए रखिएगा और अपना बेस्ट जवाब देने की कोशिश करिएगा। दो तरह के वाल्व होते हैं हार्ट के पास में। ये जो आपका प्यारे दोस्तों 4 चैम्बर का हार्ट होता है, इस हार्ट के अंदर दो तरह के वाल्व होते हैं। दो हार्ट होता है, एक हार्ट आपका राइट हार्ट है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। एक हार्ट लेफ्ट हार्ट होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। और दोनों हार्ट के बीच में होता है पार्टेशन, इसको बोलते हैं सेप्टम। यह है पार्टेशन, तो दो हार्ट के बीच में है, इसको हम सेप्टम के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है कि ये जो हार्ट है इसका एक तो इनपुट एरिया होता है। इनपुट एरिया मतलब साहब नीचे के बॉडी से ब्लड लेके आती है इंफीरियर वेना केवा। कौन लेके आती है? इंफीरियर वेना केवा लोअर बॉडी से ब्लड को लेके आती है, ऊपर की बॉडी से ब्लड को लेके आएगी सुपीरियर वेना केवा। और ये इनपुट डिवाइस है आपका राइट एट्रियम जहाँ पे ब्लड को डाल देती है। कोई वहाँ तो वाल्व है नहीं। अब पहला वाल्व जो काम करते हैं और आपके लंग्स से ब्लड को लेके आएगी पल्मोनरी वैन, और ये पल्मोनरी वैन जो है किस में डाल देती है? लेफ्ट एट्रियम में। अब जो एट्रिया है, जैसे राइट लेफ्ट एट्रिया है, लेफ्ट एट्रिया में पल्मोनरी वैन प्योर ब्लड लाके भर देती है। कैसा ब्लड भर देती है? प्योर ब्लड भर देती है। यहाँ पे प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा हुआ है क्योंकि ये लंग्स से आया है। कहाँ से आया है? लंग्स से। राइट एट्रियम में सुपीरियर और इंफीरियर वेना के बाद इम्प्योर ब्लड भर देती है। कैसा ब्लड भर देती है? इम्प्योर ब्लड, क्योंकि ये बॉडी से आया है और ऑक्सीजन की कमी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो यहाँ पे तो भर दिया इम्प्योर ब्लड, यहाँ पे तो भर दिया इम्प्योर ब्लड, यहाँ पे भर दिया प्योर ब्लड। और प्योर और इम्प्योर भरने के बाद में प्यारे दोस्तों क्या होगा? राइट एट्रियम से 3 कस्प वाले वाल्व खुलते हैं। राइट एट्रियम से 3 कस्प वाले, कस्प नंबर 1, कस्प नंबर 2, कस्प नंबर 3 कस्प वाले वाल्व खुलते हैं जो राइट वेंट्रिकल में खुलते हैं। लेफ्ट एट्रियम से 2 कस्प वाले वाल्व खुलते हैं, इनको जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलते हैं। तो यहाँ पे 3 कस्प वाले वाल्व है क्योंकि 1, 2 और 3 लोग है। सुपीरियर वेना के बाद इंफीरियर वेना के बाद राइट एट्रियम 3 लोग है तो 3 छेद होने चाहिए। यहाँ पे 2 लोग है, पल्मोनरी वैन और लेफ्ट एट्रियम 2 लोग है तो 2 छेद होते हैं। ध्यान रखना, 3 कस्प किधर होते हैं? जिधर 3 लोग इकट्ठे हुए हैं। 2 कस्प किधर होते हैं? जिधर 2 लोग इकट्ठे हुए हैं। अब ये 3 कस्प किधर हो गए?
3 कस्प इधर हो गए तो इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड। कौन सा वाल्व है ये? ट्राइकस्पिड वाल्व है। और ये जो इधर 2 कस्प है, 2 लोग है, तो इसको बाइकस्पिड कहते हैं। और इसी को हम मिट्रल वाल्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिट्रल वाल्व। बाइकस्पिड को क्या बोलते हैं? मिट्रल वाल्व। प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, ट्राइकस्पिड वाल्व जिधर 3 लोग है, 3 कस्प है, 1 2 और 3 लोग है तो ट्राइकस्पिड, और ये बाइकस्पिड। ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड है, ध्यान रखना, ये जो ट्राइकस्पिड है और ये जो बाइकस्पिड है, ये जो बाइकस्पिड है प्यारे दोस्तों, इनको मिला के क्या बोला जाता है? इनको मिला के बोला जाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ऊपर एट्रिया, नीचे वेंट्रिकल है, तो इनको मिला के क्या बोला जाता है? इनको मिला के बोला जाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। क्या बोला जाता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। अरे रसगुल्लो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद रखना, ऐसी बातें पढ़ेंगे जो आप पहली बार सुनेंगे, जबकि इस स्ट्रक्चर को आपने कई बार पढ़ा है। सवाल पढ़ना नहीं है, समझना है। मैं फिर बता रहा हूं, पढ़ाएगा तो हर कोई। एक प्लेटफॉर्म है जो आपको सुबह सुबह समझाएगा, वो है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज। हमने आपको फिर बताना है कि कहानी ऐसे पढ़ो कि कहानी की तरह याद हो जाए, और कहानी की तरह याद होगा तो एग्जाम में छाप के आ जाओगे, नहीं तो जिंदगी भर डापा चूक होवे रह जाओगे कि ट्राइकस्पिड किधर है और बाइकस्पिड किधर है। इधर का उधर घूमने में समय नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखना, एट्रियो और वेंट्रिकुलर, इनको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। शॉर्ट में इनको एवी वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? एवी वाल्व कहते हैं। और ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व होते हैं। अब देखो, अगर ये आपके ट्राइकस्पिड वाल्व जो है, ये बाइकस्पिड वाल्व है, इन्होंने ब्लड खाली कर दिया वेंट्रिकल्स के अंदर, तो वेंट्रिकल का आउटपुट डिवाइस होगा। याद रखना, वेंट्रिकल का क्या होगा? आउटपुट डिवाइस होगा। ये तो इनपुट डिवाइस था, इनपुट डिवाइस। अब यहां से आउटपुट डिवाइस होगा। प्यारे दोस्तों, चलिए इसको बाहर निकाल देते हैं। जब हम आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं, चलिए आउटपुट डिवाइस की बात करें। राइट वेंट्रिकल से ब्लड को बाहर निकालते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से प्यारे दोस्तों ब्लड को बाहर निकालते हैं। ब्लड यहां से भी बाहर जाएगा, ब्लड यहां से भी बाहर जाएगा। जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से बाहर जाता है तो किसके थ्रू बाहर जाता है? जवाब लिखिएगा। अगर ब्लड राइट वेंट्रिकल से बाहर जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा? राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड बाहर जाता है प्यारे दोस्तों, बाहर जाता है तो किसके थ्रू जाएगा? इस वाल्व के थ्रू। और लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर जाएगा तो इस वाल्व के थ्रू। अगर ब्लड राइट वेंट्रिकल से बाहर जा रहा है, इस वाल्व को, कहां जा रहा है? लंग्स को, तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वाल्व। और जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर जाएगा तो इस वाल्व को नाम देते हैं एओर्टिक वाल्व। कौन सा वाल्व? 2 वाल्व होते हैं। एओर्टा में जा रहा है तो एओर्टिक वाल्व, पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है तो पल्मोनरी वाल्व। नाम ही ऐसे ही दिए हुए। तो ये जो निकल रही है ये है पल्मोनरी आर्टरी। ये जो बड़ा वेसल्स निकलता है इसको बोलते हैं एओर्टा। तो जो वाल्व एओर्टा में जाएगा वो एओर्टिक वाल्व है, जो वाल्व पल्मोनरी आर्टरी में खुलेगा वो पल्मोनरी वाल्व है। ये इम्प्योर ब्लड को खाली कर देगा पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी इसको लंग्स को ले जाएगी, लंग्स उसको प्योर कर देगा, और पल्मोनरी वैन उसको लेफ्ट एट्रियम में ले आएगी। ये प्योर ब्लड को एओर्टा में खाली कर देगा, एओर्टिक वाल्व। एओर्टा बॉडी में लेके जाएगा, बॉडी सेल को सप्लाई कर देगी, सेल से इम्प्योर हो जाएगा ब्लड, इम्प्योर ब्लड इंफीरियर वेन केवा लेके आएगी राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी वाल्व से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, लंग्स लेके आएगा पल्मोनरी वैन से लेफ्ट एट्रियम में, प्योर ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक वाल्व से एओर्टा, एओर्टा से बॉडी, बॉडी से इम्प्योर, इम्प्योर से इंफीरियर वेन केवा, सुपीरियर वेन केवा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी। ये जो सिस्टम कहलाता है इसको बोलते हैं प्यारे दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड घूमता है, बॉडी को सप्लाई होता है, बॉडी से इम्प्योर ब्लड वापस आता है, हार्ट में जाता है, लंग्स को जाता है, लंग्स उसको प्योर करते हैं और वापस हार्ट में आता है, बॉडी में जाता है, बॉडी उसको इम्प्योर करती है, लंग्स में आता है, हार्ट में आता है, हार्ट से लंग्स को जाता है, लंग्स उसको प्योर करते हैं। इसी तरीके का पूरा चक्र जो है वो सर्कुलेटरी चक्र कहलाता है। सवाल ने बोला कि ये जो 2 वाल्व है, पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व, इनको मिला के बोलते हैं सेमी ल्यूनार वाल्व। नीचे वाले ये जो दोनों वाल्व है ये सेमी ल्यूनार वाल्व है, ये जो दोनों वाल्व है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है। तो एवी वाल्व 2 होते हैं और 2 ही सेमी ल्यूनार वाल्व है, 2 ही एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है, 2 ही सेमी ल्यूनार वाल्व है। सवाल ने यही पूछा कि सेमी ल्यूनार वाल्व अर्धचंद्राकार कौन से है, तो मिट्रल और ट्राइकस्पिड अर्धचंद्राकार नहीं है, एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व इन्हीं को तो सेमी ल्यूनार वाल्व बोला। पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व जो है
इनको मिला के हमने क्या बोला, सेमिलुनार वाल्व। और ये सेमिलुनार वाल्व है। मिट्रल वाल्व और एओर्टिक वाल्व ये नहीं है, या ट्राइकस्पिड या पल्मोनरी इनको भी नहीं बोलते हैं। तो सेमिलुनार दो वाल्व हो गए, एक वाल्व हो गया एओर्टिक वाल्व जो एओर्टा में खुलता है, एक है पल्मोनरी वाल्व जो पल्मोनरी आर्टरी में खुलता है, इनको सेमिलुनार वाल्व कहते हैं। क्लियर हो गया प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सभी लोग जवाब लिखे। ये हार्ट की लेयर की बात की हमने, हार्ट की कवरिंग की बात की हमने, हार्ट के वाल्व की बात की हमने। अगला क्वेश्चन क्या है, सोचे समझे और जवाब लिखे। पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे के जो रेशे है दोस्तों वो किससे संबंधित है, गुर्दे से, हृदय से, आमाशय से, यकृत से। पुरकिंजे फाइबर किससे संबंधित है, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट को याद करो, हार्ट में करंट के धारा प्रवाह को याद करो, करंट के चलने को याद करो। आपका जो 4 चैम्बर का हार्ट है प्यारे दोस्तों, ये जो 4 चैम्बर का हार्ट है, इसमें जब हम धारा प्रवाह की बात करते हैं, करंट के चलने की बात करते हैं, तो करंट की शुरुआत होती है ऐसे नोड से। कहां से होती है, ऐसे नोड से, जो कहां पाया जाता है, राइट एट्रियम में पाया जाता है। प्यारे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ऐसे नोड को हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं, नेचुरल पेस मेकर, पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं ऐसे नोड को। ये जो ऐसे नोड होता है, ये ऐसे नोड किस स्पीड से, ये स्पीड होती है 6200। क्या स्पीड होती है, 6200 बीट पर मिनट से करंट की फायरिंग करता है। ऐसे नोड करंट की फायरिंग करता है और इसकी करंट की फायरिंग होती है 60 से 100 बीट पर मिनट। ऐसे नोड से जो करंट फायरिंग होती है प्यारे दोस्तों वो जाती है एवी नोड को। कहा जाती है, एवी नोड को। ऐसे नोड से करंट जब एवी नोड को जाता है, ऐसे नोड से करंट जब एवी नोड को जाता है, एवी नोड को जाता है, इंट्रानोडल फाइबर होता है यहाँ पे। ऐसे नोड से करंट कहाँ चला गया, ऐसे नोड से करंट स्टार्ट हुआ, एवी नोड को गया, एवी नोड से बंडल ऑफ हिंज, एवी नोड से करंट कहाँ आया, बंडल ऑफ हिंज में, और बंडल ऑफ हिंज से करंट कहाँ जाता है, पुरकिंजे फाइबर में जाता है। किधर जाता है दोस्तों, पुरकिंजे फाइबर में। तो करंट जो चलता है उसमें 4 चीजें हो गई। एक तो हो गया आपका ऐसे नोड, साइनो एट्रियल नोड, वहां से करंट जाता है एवी नोड। एवी नोड भी कहाँ पाई जाती है, राइट एट्रियम के अंदर ही पाई जाती है। ऐसे नोड से करंट जाता है एवी नोड में बाय इंट्रानोडल फाइबर। एवी नोड से करंट जाता है बंडल ऑफ हिंज में, बंडल ऑफ हिंज, इसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिंज। और बंडल ऑफ हिंज से करंट जाता है पुरकिंजे फाइबर में, पुरकिंजे फाइबर में। ये करंट के चलने का प्रवाह है दोस्तों। ऐसे नोड से करंट कहाँ जाता है, एवी नोड में, एवी नोड से करंट कहाँ जाता है, बंडल ऑफ हिंज में, और बंडल ऑफ हिंज से करंट कहाँ जाता है, पुरकिंजे फाइबर में। तो पहला जो है वो तो है ऐसे नोड, फिर है आपका एवी नोड, फिर है आपका बंडल ऑफ हिंज, और फिर है आपका पुरकिंजे फाइबर। ये करंट के चलने का स्पीड है। सवाल ने यही पूछा है कि पुरकिंजे कहाँ है, क्या पूछा है, पुरकिंजे कहाँ होते हैं, तो गुर्दे में नहीं होता है, ये हार्ट में ही होते हैं, करंट वाले सिस्टम में होते हैं, है कि नहीं है। गुर्दे में पुरकिंजे नहीं होते हैं, वहां तो यूरेटर होते हैं, आंत में नहीं होते हैं, और लीवर में पुरकिंजे नहीं होते। तो पुरकिंजे के रेशे जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, हार्ट में पाए जाते हैं, कंडक्शन सिस्टम वाले रेशे हैं। एसएसओ एवी नोड, एवी नोड से बंडल हिंज, और बंडल ऑफ हिंज से पुरकिंजे फाइबर। अगला क्वेश्चन, सियाटिका। प्यारा दोस्तों सियाटिक तंत्रिका जो है उसकी रूट वैल्यू क्या होती है, सियाटिका जो तंत्रिका है उसकी रूट वैल्यू क्या होती है। पहला लिखा हुआ है L4 L5 S1 S2 S3, L2 L3 L4 L5, L2 S1 S2 S3 S4, S2 S3 S4 और S5। सियाटिका की रूट वैल्यू, सभी लोग जवाब लिखे, क्या आंसर होना चाहिए। सियाटिका की रूट वैल्यू पूछिए प्यारा दोस्तों। सियाटिका तंत्रिका, कौन सी तंत्रिका, सियाटिका। सियाटिका तंत्रिका जो है दोस्तों, सियाटिक नर्व जो है इसको हम लार्जेस्ट नर्व के नाम से जानते हैं। हमारी बॉडी की लार्जेस्ट नर्व आपको कोई पूछे, या ऐसे पूछ ले लार्जेस्ट स्पाइनल नर्व, कुछ भी पूछे, लार्जेस्ट नर्व पूछे या लार्जेस्ट स्पाइनल नर्व पूछे, क्योंकि एक स्पाइनल नर्व है, सभी नर्व में लार्जेस्ट यही है। स्पाइनल नर्व में भी लार्जेस्ट सियाटिका ही है। सियाटिका नर्व या स्पाइनल नर्व है, और स्पाइनल नर्व में हमने क्या बोला,
सर्वाइकल 8 होती है, थोरेसिक 12 होती है, लंबर 5 होती है, सैक्रल 5 होती है और कोकिक्जियल 1 होती है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो सर्वाइकल है इसमें हमने आपको बताया था कि सर्वाइकल 1, 2, 3 और 4 ये मिलके बनाती है सर्वाइकल प्लेक्सस। हमने आपको बताया था सर्वाइकल 5, सर्वाइकल 6, सर्वाइकल 7, सर्वाइकल 8 और थोरेसिक 1 ये मिलके बनाती है ब्रेकियल प्लेक्सस। ये दो प्लेक्सस हम जिक्र कर चुके हैं। अभी मैंने आपको जब एक्सिलरी नर्व के बारे में बताया तब मैंने सर्वाइकल के प्लेक्सस बता दिया आपको और ब्रेकियल प्लेक्सस मैंने आपको बता दिए। ये दोनों प्लेक्सस तो हमने आपको बता दिए थे, है कि नहीं है। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल होती है, ये क्रेनियल नर्व है नहीं है। ये कौन सी नर्व है? ये आपकी स्पाइनल नर्व की बात हो रही है, ध्यान रखना, क्रेनियल नर्व की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमने बोल दिया सर्वाइकल 4 तो बनाती है सर्वाइकल प्लेक्सस और इसके बाद में और इसके बाद में सर्वाइकल 5, 6, 7, 8 और T1 इसको बोलते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस। क्या बोलते हैं? ब्रेकियल प्लेक्सस। और अगला जो है दोस्तों T2 से लेके T12 तक कोई भी प्लेक्सस नहीं बनाती है, कोई प्लेक्सस नहीं बनाती है। उसके बाद में L1, L2, L3 और L4 ये मिलके बनाती है लंबर प्लेक्सस। कौन सा? लंबर। L5, S1, S2, S3, S4 ये मिलके बनाती है सैक्रल प्लेक्सस। और फिर होता है S5, C1 है ना, S5, C1 ये बनाते हैं कोकिक्जियल प्लेक्सस। तो प्यारे दोस्तों, ये जो सारे प्लेक्सस है उसमें मेनली क्या होता है, ये जो आपका सैक्रल प्लेक्सस है L5, S1, S2, S3 इस एरिया की नर्व जो है वो सियाटिका का पार्ट होती है। मेनली जो आपका सैक्रल प्लेक्सस है, सैक्रल प्लेक्सस मतलब L5, S1, S2, S3 ये सभी किस में आते हैं? ये सभी के सभी आते हैं आपके सैक्रल प्लेक्सस के अंदर। तो जो रूट वैल्यू है सैक्रल प्लेक्सस की वो रहती है L5, S1, S2 और S3। कोकिक्जियल प्लेक्सस S5 और C1 है। याद नहीं रहता है, याद करेंगे तो याद रह जाएगा। बताइएगा, याद करेंगे आप तो याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा भाई। हाँ, सुब्बू ने सही लिखा है L4, L5, S1, S2 और S3 बिल्कुल सही है ना। ये जो L4, L5 क्योंकि ये देखो यहीं से तो है, L4 तो पार्ट है लंबर प्लेक्सस का, ठीक है, वो एक पार्ट है। लेकिन मेनली जो सियाटिक नर्व है उसमें क्या क्या आता है? L5 आता है, S1 आता है, S2 आता है, S3 आता है। तो जो सैक्रल प्लेक्सस की नर्व है वो मिलके बनाते हैं सियाटिक प्लेक्सस। सैक्रल जो नर्व है वो मिलके बनाते हैं सियाटिक नर्व, जो सैक्रल प्लेक्सस का नर्व है, ध्यान रह जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? L4, L5, S1, S2, S3। तो करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? ए बनेगा। ये जो नर्व है ये बिल्कुल गलत है कि यहाँ पे L2 से सीधा L2, L3, L4 नहीं, या L2 से सीधा S1 पे जा रहे हैं, बिल्कुल खोटा खोटा है कि नहीं है? हाँ, याद रहेगा, आसान है कि नहीं है? अरे ट्रिकी है ये सब, इसमें क्या ट्रिक बताओगे? ये नाम है L1, L2, L3, ये क्या ट्रिक है? थोड़ा तो मतलब आपको एक नर्व का ज्ञान होना चाहिए बस, और कुछ नहीं होना चाहिए। और कौन से में कौन सी नर्व आती है ये सिंपल सा तरीका है। तो L4, L5, S1, S2, S3 ये किसका पार्ट है? ये सियाटिका का पार्ट है। तो ए करेक्ट आंसर है। सियाटिक नर्व जो होती है वो आपकी हिप से लेके, ध्यान रखना, आपकी हिप से लेके लेग तक पूरा चलने वाले नर्व को सियाटिक नर्व कहते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम हिप एंड एक्सटेंड अप टू द लेग। इसको हम क्या नाम देते हैं? सियाटिक नर्व नाम देते हैं। क्लियर है? आसान है? हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, पैर के पीछे वाले भाग की सबसे गहरी स्थित मांसपेशी कौन सी है? पैर के पीछे वाले भाग में, आपका जो पैर है उसमें जो पीछे वाला भाग है, हाँ, पीछे वाले भाग में सबसे गहरी स्थित मांसपेशी, सबसे गहराई में स्थित मांसपेशी कौन सी है? हाँ, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट नर्व बिल्कुल सही है, सियाटिक नर्व। और बहुत ज़्यादा इसमें कंप्रेशन भी होता है जिसको सियाटिक सिंड्रोम कहते हैं। ये सब बातें हैं, बीमारियां होती है, दर्द होता है, लेग से लेके हिप से लेके लेग तक पेन एक्सटेंड करता है, ये सब ध्यान है। तो जितने भी हमारे 1600 रसगुल्ले हैं नंबर को डबल कर दीजिए पूरी जोश और उत्साह के साथ में। और जिन्होंने अगरबत्ती नहीं लगी है लगा दे। एक रसगुल्ला कह रहा है सर बहुत अगरबत्ती लगाई अभी तक एक भी सही नहीं हुआ है, तो रोज लगाओ, सही होने शुरू होंगे। बिना लगाए तो कुछ भी नहीं होगा।
और करते रहोगे तो आसान हो जाएगा, है सब आसान। किसी ने कहा कि मुश्किल कुछ भी नहीं दुनिया में, मुश्किल कुछ भी नहीं दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, मुश्किल कुछ भी नहीं दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। कोशिश करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, तभी ख्वाब हकीकत में बदलेंगे। ख्वाब देखना आसान है, ख्वाब देखना आसान है, उनको हकीकत में बदलने के लिए मेहनत और हिम्मत दोनों लगती है, और पसीना एड़ी से लेके चोटी तक बाहर, चोटी से लेके एड़ी तक बहाना पड़ेगा, तो ही कहानी बदलेगी। इसलिए अपने आप को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में जोड़े। और यहाँ पे सबसे गहरी मांसपेशी के बारे में बताए प्यारे दोस्तों, पोप्लेटियस, बाइसेप्स, सार्टोरियस और टिबियलिस पोस्टीरियर। सबसे गहरी मांसपेशी पांव के पिछले वाले हिस्से में टिबियलिस होती है। कौन सी होती है? टिबियलिस पोस्टीरियरिस। ध्यान रखना, पोप्लेटियल जो होता है ये घुटने के पीछे है ना, ये घुटने के पीछे है, घुटने के पीछे वाली है ना, ये ज्यादा गहराई में नहीं होती है जितनी टिबियलिस होती है। तो टिबियलिस पोस्टीरियरिस जो होती है वो सबसे गहरी मांसपेशी होती है पांव के पिछले वाले हिस्से में। बाइसेप्स जो होती है वो तो हैंड में होती है ना, ये भी लेग में होती है, लेकिन सबसे गहरी मांसपेशी कौन सी है? टिबियलिस पोस्टीरियरिस है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जिपोइड प्रोसेस दोस्तों किससे जुड़ा हुआ है? जिपोइड प्रोसेस जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? हमारी बॉडी की जो प्यारे दोस्तों जो रिब्स है, रिब के जिसको हम कहते हैं 12 पेयर होती है रिब्स, है ना, 12 जोड़ी होती है, 12 पेयर्स जो होती है रिब्स हमारी होती है, 12 पेयर्स रिब्स पाई जाती है। और ये जो रिब्स होती है 12 जोड़ी ऐसे रिब्स पाई जाती है, ऐसे, है ना, ऐसे इस तरीके से रिब्स पाई जाती है। प्यारे दोस्तों ये जो रिब्स होती है इनके बीच के अंदर पाई जाती है एक बोन हड्डी पाई जाती है, और इस हड्डी को नाम दिया जाता है स्टर्नम। क्या बोलते हैं इसको? स्टर्नम बोलते हैं। रिब के बीच का जो हड्डी है इस हड्डी को बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम, ये जो स्टर्नम होता है, जो बीच वाली हड्डी होती है, इसका जो प्रोसेस होता है इसको जिपोइड प्रोसेस कहते हैं। जो सबसे नीचे वाला प्रोसेस है ये वाला, इसको हम नाम देते हैं जिपोइड प्रोसेस। जिपोइड प्रोसेस। ये जो स्टर्नम है इसको ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं। और इसके सबसे नीचे वाला प्रोसेस होता है इसको जिपोइड प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अब सवाल ने ये बोला है कि ये किससे संबंधित है, तो कोई जवाब देने में समस्या है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये स्टर्नम से संबंधित है ना, जिपोइड प्रोसेस। इसको सैक्रम नहीं बोलते हैं, फीमर या रेडियस से संबंधित नहीं है, मतलब कोई पर्टिकुलर पॉइंट है और वो किससे संबंधित है ये जवाब दे रहा है। तो ये किससे संबंधित है? ये स्टर्नम से संबंधित है, जिपोइड प्रोसेस, है ना। और ये रिब केज बनाने का काम करते हैं। जिपोइड प्रोसेस या स्टर्नम जो है, स्टर्नम को हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम को हम ब्यूटी बोन के, ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं। क्लेविकल को हम ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं। साइनोएट्रियल नोड को हम रक्त प्रदान करने वाली धमनी कौन सी है ये बताना है। साइनोएट्रियल नोड प्यारे दोस्तों ऐसे नोड, साइनोएट्रियल नोड ऐसे नोड को रक्त प्रदान करने वाली धमनी, धमनी बोलते हैं आर्टरी को। प्यारे दोस्तों धमनी बोलते हैं आर्टरी को। और रक्त प्रदान करने का मतलब होता है ब्लड की सप्लाई करना। ब्लड की सप्लाई करने वाली आर्टरी कौन सी है? साइनोएट्रियल नोड को। पहला लिखा हुआ है कोरोनरी आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, रेडियल आर्टरी और सेरिब्रल आर्टरी। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे नोड है, मतलब बात हो रही है हार्ट की। ऐसे नोड तो हार्ट में ही होता है। अब हार्ट को सेरिब्रल आर्टरी थोड़ी सप्लाई करती है, ये तो ब्रेन को सप्लाई करती है। सेरिब्रल आर्टरी सेरिब्रम को सप्लाई कर देगी, और सेरिब्रम किसका पार्ट है? ब्रेन का। तो सेरिब्रल आर्टरी तो ब्रेन को सप्लाई करती है। प्यारे दोस्तों रेडियल आर्टरी जो होती है वो हैंड को सप्लाई करती है। हमारी ये आर्टरी है रेडियल आर्टरी, और ये हाथ को सप्लाई करेगी हैंड को। और प्यारे दोस्तों फीमोरल आर्टरी जो है वो थाई को और लेग को सप्लाई करेगी। थाई एंड लेग, थाई और लेग को सप्लाई करती है फीमोरल आर्टरी। तो ये तीनों ही जवाब नहीं बनेंगे, है ना, क्योंकि ये सप्लाई नहीं करता है हार्ट को। हार्ट की आर्टरी को नाम देते हैं कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी धमनी जो है वो हार्ट को सप्लाई करने वाली धमनी है। इट सप्लाई टू द हार्ट। कोरोनरी आर्टरी नंबर में 2 होती है, राइट और लेफ्ट। प्यारे दोस्तों राइट कोरोनरी आर्टरी राइट साइडेड हार्ट को सप्लाई करती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट साइडेड हार्ट को सप्लाई करती है। जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है इसकी 2 ब्रांच होती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और ये आगे जाके अलग अलग जगह पे सप्लाई करके हार्ट के फंक्शंस को कैरिड आउट कराते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी कौन सी है? कोरोनरी आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट। क्लियर है? हाँ,
अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पीयूष ग्रंथि के कितने भाग होते हैं? पीयूष ग्रंथि जो है, इस ग्रंथि के भाग बताने हैं आपको। पीयूष ग्रंथि के भाग बताने हैं प्यारे दोस्तों। हाँ, सीएचओ की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होने वाली है। सीएचओ के मॉडल पेपर ऐप के ऊपर अवेलेबल है, फ्री मॉडल पेपर। राजस्थान सीएचओ को ध्यान में रखते हुए उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस ने फ्री मॉडल पेपर लॉन्च किया है और ये फ्री मॉडल पेपर की एक टेस्ट सीरीज है। 5 मॉडल पेपर है, 5 मॉडल पेपर है, उनको देवे, जांचे, परखें और उसकी एक सीरीज है जो अवेलेबल है, उसको देखें कितने अच्छे वो पेपर आपको लग रहे हैं। उसी तरीके के और इसी तरीके के शानदार क्वेश्चंस के लिए एक टेस्ट सीरीज 10 मॉडल पेपर की भी तैयार हो रही है आप ही लोगों के लिए, ताकि आप बेहतर से बेहतरीन पढ़ाई कर सके। तो अभी 5 मॉडल पेपर की एक फ्री टेस्ट सीरीज है जो अवेलेबल है उत्कर्ष ऐप के ऊपर। आप इस टेस्ट सीरीज को कंडक्ट करके अपने आप को कॉन्फिडेंट करें। अगर आपको बेहतरीन थ्योरी पढ़ना है, बहुत अच्छी वाली थ्योरी, तो आप सीएचओ बैच ज्वाइन कर सकते हो प्यारे दोस्तों। सीएचओ बैच ज्वाइन कर सकते हो। उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस का ये जो बैच है, सीएचओ बैच, ये जो सीएचओ बैच है, ये सीएचओ बैच प्यारे दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन और ऑनलाइन। अगर आपके पास में समय है और आप आ सकते हैं तो आपको ये बैच ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए प्यारे दोस्तों। इस ऑफलाइन बैच के अंदर ध्यान रखना, ये जो ऑफलाइन बैच है, इस ऑफलाइन बैच में आपको क्या करना है, इस ऑफलाइन बैच में 2-3 बातें हैं जो आपके लिए खास रहने वाली है। कौन सी 2-3 बातें हैं खास रहने वाली है? ऑफलाइन बैच में हमेशा हर दिन 12 से 4 PM क्लास लगती है। सारे नोट्स सिलेबस के पैटर्न पे आपको प्रिंटेड नोट्स दिए जाते हैं। आपको डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर वहां पे दिए जाते हैं जिनके अंदर खूब सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हो प्यारे दोस्तों। वहां पे आपको नोट्स के अंदर मिलता है जो है आपको जो है ऑफलाइन बैचेज के अंदर होता है वीकली टेस्ट, और ये जो वीकली टेस्ट होता है ये हमेशा ओएमआर टेस्ट होता है और ये बैच के अतिरिक्त है, क्लास के अतिरिक्त है, ये टेस्ट होता है। आप इस टेस्ट को ज्वाइन करें, ऑफलाइन बैच से अपनी तैयारी को मजबूती दे। डेली आपको 12 से 4 में रिटर्न नोट्स लिखाए जाते हैं टीचर के द्वारा, और इस ऑफलाइन बैच के साथ में ऑनलाइन बैच जो है वो बिल्कुल फ्री है ना। तो आप वो भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं टीम उत्कर्ष के साथ में। तरीके बहुत है पढ़ने की। कहानी जो है वो ये है कि आप अगर इसको पढ़ के समझ के अच्छे से सीखेंगे तो और ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं। वैसे तो हम डेली रोज़ सुबह 6 से 8 बजे रोज क्लास पढ़ते हैं सीएचओ स्पेशल सेशन में, लेकिन अगर आपकी थ्योरी कहीं ना कहीं कमजोर है तो आप इस तरीके से खुद को जोड़ सकते हो और अपने आप को टीम उत्कर्ष के साथ में बेहतरीन तरीके से जोड़ सकते हो। फ्री मॉडल पेपर वैसे ऐप के ऊपर आ चुके हैं, अगर नहीं है तो हम उसको वेरीफाई करेंगे और उसको शो होने लग जाएंगे, वो अपलोड है जो है वो ऐप के ऊपर अवेलेबल भी है। तो वो आप जो है ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इट इज़ अवेलेबल ऑन ऐप, और नहीं हुआ तो आज 100% आपको अवेलेबल हो भी जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है, क्लियर है? हाँ, तो अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पीयूष ग्रंथि है, इसके कितने भाग है ये हमने यहाँ पे पूछा है प्यारे दोस्तों। पीयूष ग्रंथि जो है इसके कितने भाग है ये हमने आपको यहाँ पे पूछा है। कितने भाग होते हैं पीयूष ग्रंथि के? हाँ, सभी लोग जवाब लिखे। हाँ, जुड़ सकते हो भाई, ऐप को डाउनलोड करो, जुड़ सकते हो। जोड़ना क्या होता है, आप जब ऐप डाउनलोड करोगे ना तो आप उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म सबसे जुड़ सकते हो, क्लियर है? हाँ हाँ, टेस्ट मॉडल पेपर जो 5 मॉडल पेपर है इसका कोई चार्जेस नहीं है, आप अपनी तैयारी को असेस कर सकते हैं। आप ही लोगों के लिए हमने तैयार करवाया है। और पेड टेस्ट सीरीज है वो भी बहुत जल्दी आएगी, आप उसको भी परचेज कर सकते हो 10 मॉडल पेपर के साथ में, है ना। तो अपनी मानसिकता को थोड़ी ऊंची रखें और पढ़ाई से खुद को जोड़े, है ना। पढ़ाई का मतलब होता है अच्छी मानसिकता, अच्छी सोच। तो अच्छी सोच के साथ में काम करें, पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव एटीट्यूड रखें अपने अंदर, है कि नहीं? तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने लिखा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि के कितने भाग होते हैं, जो आप लिखिएगा। देखो पीयूष ग्रंथि जो होती है ये दो, इसको हम हाइपोफाइसिस कहते हैं, हाइपोफाइसिस कहते हैं। और ये जो हाइपोफाइसिस है इसमें 2 भाग होते हैं,
एक होता है अग्र अग्र पीयूष ग्रंथि, अग्र पीयूष ग्रंथि, और एक होती है दोस्तों पश्च पीयूष ग्रंथि, पश्च पीयूष ग्रंथि। ये जो अग्र पीयूष ग्रंथि है इसको एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, इसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, या इसी को हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अग्र पीयूष ग्रंथि जो होती है इसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, पश्च पीयूष ग्रंथि को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। तो दो हाइपोफाइसिस हो गया, पीयूष ग्रंथि के दो भाग हो गए, अग्र और पश्च, 4, 6 या 8 नहीं होते हैं। एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एडिनो हाइपोफाइसिस और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के रिमूवल को, अगर मान लो किसी मरीज में पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर बन जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करने के लिए एक ऑपरेशन करते हैं जिसको हाइपोफाइसेक्टमी कहते हैं। अगर आपको कोई पूछे हाइपोफाइसेक्टमी क्या होता है, हाइपोफाइसेक्टमी का मतलब होता है हाइपोथैलेमस को हटाना नहीं है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हटाना है। इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, उस पीयूष ग्रंथि को रिमूव करने को हम किस नाम से जानते हैं, हाइपोफाइसेक्टमी के नाम से जानते हैं। एक एडिनो हाइपोफाइसिस और एक होता है आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें होते हैं, क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, राइबोसोम और क्रिस्टे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जो सेल के अंदर पाया जाता है, एक सेल ऑर्गेनल है और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। हाँ, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, हाउस ऑफ द सेल। सेल का जो पावर हाउस है वो किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस ऑफ द सेल। वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है या क्रिस्टे होते हैं। तो जब आप इन चारों स्ट्रक्चर के बारे में सुने, समझे और देखें तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे एक अद्भुत बात पता चलेगी कि जो साइटोप्लाज्म होता है ये सेल का फ्लूइड होता है, सेल का जो फ्लूइड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इस सेल के फ्लूइड में सेल ऑर्गेनल होते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल होते हैं। किसी भी सेल ऑर्गेनल में साइटोप्लाज्म नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक सेल ऑर्गेनल है। हमने अभी आपको बताया कि अगर आप सेल की स्ट्रक्चर को देखो तो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये आपका न्यूक्लियस है और ये जो पानी वाला पार्ट है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। सेल का फ्लूइडी पार्ट ही तो है, तो इसको आप साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है सेल ऑर्गेनल। क्या पाया जाता है, सेल ऑर्गेनल। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाने वाला एक सेल ऑर्गेनल है, ना कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा लिखा हुआ है लाइसोसोम। तो प्यारे दोस्तों लाइसोसोम खुद एक सेल ऑर्गेनल है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह लाइसोसोम खुद ही एक सेल ऑर्गेनल है। तो लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर थोड़ी है, वो तो खुद सेल ऑर्गेनल है साइटोप्लाज्म में। एक लिखा हुआ है दोस्तों राइबोसोम। राइबोसोम खुद एक सेल ऑर्गेनल है, राइबोसोम खुद एक सेल ऑर्गेनल है, लाइसोसोम खुद एक सेल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक सेल ऑर्गेनल है, साइटोप्लाज्म फ्लूइड है जिसके अंदर ये सेल ऑर्गेनल होते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है ये बोला जाए तो इसको बोलते हैं क्रिस्टे जो होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के जो फंक्शंस हैं उनको कैरिड आउट कराने में मदद करते हैं। तो क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया के खुद का अंदर पाया जाने वाला स्ट्रक्चर है। लाइसोसोम जो है इनको सुसाइडल बैग ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, बैग ऑफ सेल। इसको सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं और लाइसोसोम का काम क्या होता है, तो बेसिकली लाइसोसोम जो होता है वो सारे सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनल का काम का असेसमेंट करता है, काम का असेसमेंट करता है। जैसे ये राइबोसोम है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। एक तो हमने ये बताया। और इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम पावर हाउस ऑफ दी सेल कहते हैं, जो रेस्पिरेशन का काम करता है। सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन है उसका काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, रेस्पिरेशन का। और इसके अंदर पाए जाते हैं गोल्जी एपरेटस जो है जो पैकेजिंग का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो आपका जो ये लाइसोसोम है
ये लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम जितने भी सेल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम, न्यूक्लियस, जितने भी सेल ऑर्गेनल है सबके काम का असेसमेंट करता है। ये मतलब मैनेजर है, कह भाई यहाँ तुम ठीक से काम करो, माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम करो, गोल्जी एपरेटस तुम भी ठीक से काम करो। और मान लो किसी ने बोला, उनमें से एक राइबोसोम ने बोला नहीं नहीं आज मैं काम नहीं करूंगा, तुम तो हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हो, हम काम नहीं करेंगे, राइबोसोम ने मना कर दिया। तो लाइसोसोम क्या करता है, राइबोसोम को पूछता है काम नहीं करोगे, बोले नहीं करेंगे, तो राइबोसोम को पकड़ के और खत्म कर देता है। मतलब ये सेल ऑर्गेनल जो भी काम नहीं करता है, फालतू का सेल के अंदर पड़ा हुआ है, बिना काम का आदमी है, उठाओ और उसकी मुंडी मुड़ेर दो और उसको खत्म कर दो। तो जो काम नहीं करता उसको उठा लेता है। तो क्या हुआ कि सेल ऑर्गेनल सबको एक बार सबने मिलकर मीटिंग किया और सबने मीटिंग करके निर्णय लिया कि ये लाइसोसोम हमें तो खत्म कर देता है, ये हमारे ऊपर हुकूमत झाड़ता है, मैनेजर बना हुआ फिरता है। तो सभी सेल ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी एपरेटस, सबने मिलकर एक हड़ताल की और सबने बोला इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय हो। लाइसोसोम ने बोला क्या हुआ, बोला हम कोई काम नहीं करेंगे, बोले कोई काम नहीं करो, बोले कोई काम नहीं करेंगे। सब चारों तरफ से घेर दिया सबने लाइसोसोम को और बोले इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय है, हम नहीं करेंगे, हाँ जब तक सूरज चांद रहेगा हम जो है हड़ताल पे रहेंगे। ऐसा इन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। तब लाइसोसोम ने देखा ना आओ देखा ना ताओ, बोले ये तो ससुरे सारे मेरे ऊपर चढ़े जा रहे हैं। तो तुरंत लाइसोसोम क्या करता है, फट जाता है। और जैसे ही लाइसोसोम फटता है सारे के सारे एक ही साथ में खत्म हो जाते हैं। इसको बोलते हैं प्यारे दोस्तों सुसाइडल बैग ऑफ सेल। किसी भी सेल के सारे सेल ऑर्गेनल को एक साथ खत्म करने की हिम्मत रखता है लाइसोसोम। और कब, जब सारे सेल ऑर्गेनल काम करने का मना कर देते हैं तब लाइसोसोम फट जाता है, फिर सेल का अस्तित्व खत्म हो जाता है और वो सेल काम की नहीं रहती है। इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम जो है इसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि ये सभी सेल ऑर्गेनल को खत्म करने का हिमाकत रखता है। याद रह जाएगा, हाँ। तो राइबोसोम, क्रिस्टे, तो यहाँ पे है क्रिस्टे, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बाकी सभी बातें गलत है। याद रह जाएगा, आसान है। अगला क्वेश्चन, सेल की ऊर्जा का स्रोत है, सेल की ऊर्जा का स्रोत बता दीजिए। जवाब लिखिएगा दोस्तों, जवाब लिखे सभी लोग, जवाब लिखे अपना अपना जवाब लिखे प्यारे दोस्तों, जवाब लिखे। हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और कुछ रसगुल्ले अभी भी सो रहे हैं। अरे भाई साहब, समय सोने का नहीं है, जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो, हाँ, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो अगर सिल पर निशान पड़ना रखना चाहते हो तो रस्सी को तो घुमाना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, और जवाब भी लिखना पड़ेगा। एनर्जी का सोर्स हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। साइटोप्लाज्म फ्लूइड है, न्यूक्लियस कंट्रोलर ऑफ द सेल है और लाइसोसोम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है। अगर आपको बोले कि ऊर्जा का स्रोत कौन है तो माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। प्यारे दोस्तों ऊर्जा का स्रोत मतलब क्या बोलेंगे हम, पावर हाउस। पावर हाउस कौन है, पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, जिसके पास में क्या पाए जाते हैं, क्रिस्टे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों, क्रिस्टे। न्यूक्लियस जो है इसको हम कंट्रोलर ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंट्रोलर ऑफ द सेल। सेल का जो कंट्रोलर है वो कौन सा रहेगा, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म जो है वो फ्लूइड है, फ्लूइड है जो सेल के अंदर पाया जाता है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और लाइसोसोम जो होता है इसको अभी हमने बोला सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग जो सेल का रहेगा उसको हम किस नाम से जानते हैं, लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। प्यारे दोस्तों ईआर जो होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ईआर कहते हैं। ये जो ईआर है इसके प्रकार होते हैं, मतलब ईआर के कितने प्रकार होते हैं। ईआर इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो ईआर है इस ईआर के कितने प्रकार है, जवाब लिखिएगा। बताओ बताओ जल्दी बताओ प्यारे दोस्तों। हाँ, क्लास 8 में पढ़ा था लेकिन याद अभी भी नहीं है। और क्या आप 5वीं पास से तेज है, ये हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 8 में पढ़ो न 60 में पढ़ो। ज्ञान और शिक्षा का कोई उम्र नहीं होता है, और पता हो तो ज्ञान है, नहीं तो जिंदगी भर अज्ञानी है। और ज्ञान और अज्ञान में इतना ही फर्क है कि शिक्षा जो है ना वो अच्छे दिमाग को बनाती है। शिक्षा का उद्देश्य 8 और 60 डिसाइड करना नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य एक अच्छा माइंड मेकअप करना, इतना अच्छा दिमाग बनाना कि आप जबरदस्त और शानदार सीख जाए। सीखना ही दिमाग का पहला काम होता है प्यारे दोस्तों। ईआर
ईआर कितने होते हैं, तो 2 ईआर होते हैं, ध्यान रखना बहुत अच्छे। ईआर कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो सवाल ये है कि कौन से 2 होते हैं, है ना। ये जो ईआर है ये 2 होते हैं, तो कौन से 2, लार्ज और स्मॉल, सॉलिड और लिक्विड, रफ और स्मूथ, और वाइट और ब्लैक, कौन से 2 ईआर होते हैं, बड़ा छोटा, ठोस तरल, खुरदरा चिकना, श्वेत ब्लैक। ईआर है तो 2 ईआर है। अब ये 2 ईआर है तो कौन से 2 ईआर है, तो रफ और स्मूथ ईआर। कौन से 2 ईआर है, रफ और स्मूथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ और स्मूथ होते हैं। ईआर की स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं दोस्तों, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना। अगर आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को देखा है तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का था, ऐसा आपने स्ट्रक्चर देखे होंगे, है ना। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम पाए जाते हैं, कुछ पे पाए जाते हैं, कुछ पे राइबोसोम नहीं होते हैं। अगर ये राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम, तो ये इसका जो सरफेस है थोड़ा रफ हो जाता है। तो इस ईआर को तो हम नाम देते हैं रफ ईआर। अगर राइबोसोम है तो इसको तो क्या नाम दिया जाता है, रफ ईआर नाम देते हैं। और अगर राइबोसोम नहीं होता है ना, अगर राइबोसोम नहीं है तो इसको क्या नाम देंगे, स्मूथ ईआर कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो 2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप हो गए, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया रफ, और एक साइड का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया स्मूथ। तो एक होता है रफ ईआर और एक होता है स्मूथ ईआर। ऐसे ईआर के 2 टाइप होते हैं। रफ क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम होते हैं, जिसपे राइबोसोम होता है वो रफ होता है, और जिसपे राइबोसोम नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी रहेगा, 1 इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड 1 इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला है प्यारे दोस्तों, सेल में प्रोटीन कहाँ बनता है ना। हमारी बॉडी में सेल है और सेल के अंदर बनता है प्रोटीन। तो सवाल ने बोला है कि सेल में जो प्रोटीन बनता है उस प्रोटीन के बनने की जगह कौन सी होती है, सेल में प्रोटीन कहाँ बनता है, सभी लोगों को जवाब लिखना है। वेयर इज द प्रोटीन फॉर्म इन द सेल, सेल में प्रोटीन जो है वो कहाँ बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेल की आउटर मेम्ब्रेन है, और उसके बाद में हमने बताया कि जो आपकी सेल है, इस सेल के अंदर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल का पावर हाउस है, ये तो क्या कहलाएगा, पावर हाउस कहलाएगा। और हमने बताया कि राइबोसोम को सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। कोई भी चीज बनती है तो फैक्ट्री में बनती है, तो प्रोटीन अगर बनता है तो कहाँ बनेगा, प्रोटीन फैक्ट्री में बनेगा। और प्रोटीन की फैक्ट्री सेल के अंदर कौन सी है, सेल के अंदर जो प्रोटीन फैक्ट्री है उसको राइबोसोम कहते हैं। प्यारे दोस्तों, न्यूक्लियस जो होता है इसको हम कंट्रोलर ऑफ दी सेल बोलते हैं। कंट्रोलर ऑफ दी सेल का जो कंट्रोलर है वो न्यूक्लियस कहलाएगा। द सेल ऑर्गेनल that can control the cell, that have capacity to control the cell is known as nucleus। तो न्यूक्लियस सेल का कंट्रोलर कहलाता है। और सेल मेम्ब्रेन तो सेल का आउटर मेम्ब्रेन है, किसकी बनी होती है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की। प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड हमने अभी बताया कि एक लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन में यूज होता है वो मैक्सिमम फॉस्फोलिपिड होता है, और प्रोटीन दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यारे दोस्तों, राइबोसोम जो है वो यहाँ पे रहेगा। प्यारे दोस्तों, लड़ो या भागो, क्या बोला, लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट किससे संबंधित है, या तो लड़ो या भागो, या तो करो या मरो, है कि नहीं है। किसने दिया था, करो या मरो का नारा किसने दिया था, नहीं नहीं, मतलब लड़ो या भागो क्या होता है, करो या मरो तो अपने काम का नहीं है, वो तो हाँ जनरल नॉलेज में है मामला, है कि नहीं है। हमें तो करो या मरो तो नहीं पूछेंगे, लड़ो या भागो, 2 ही बातें हैं, है ना। हमने बताया था ना कि मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, इसको कहते हैं करो, है ना। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तो करना जरूरी है, करो, भागो मत तुम, करो, है कि नहीं है। वो विवेकानंद जी थे जो जा रहे थे ऐसे रास्ते से, तो एक बंदर था, है ना। उन्होंने विवेकानंद जी मतलब जिस एरिया में जा रहे थे वो थोड़ा पहाड़ी एरिया था, खूब सारे बंदर थे वहाँ पे। तो बंदर जो है उन्होंने विवेकानंद जी के ऊपर मतलब ऐसे धावा बोल दिया, मतलब बंदर जो थे वो एकदम से ऐसे उधर से इधर से कूद पड़े। तो विवेकानंद जी वहां से दौड़े, क्योंकि बंदर उनको चोट पहुंचा सकते थे, दौड़े। तो वो भाग रहे थे तो बंदर पीछे पीछे भाग रहे थे, वो आगे और बंदर पीछे, वो आगे और बंदर पीछे। तो उधर गुरुजी जो थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस,
उन्होंने देखा कि जो है विवेकानंद जी जो है वो आगे भाग रहे हैं और उनके पीछे बंदर भाग रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि भागो मत, रुको और सामना करो। क्या बोला? भागो मत, रुको और सामना करो। तो वो तुरंत रुक गए और पीछे घूमे। तो जैसे ही वो पीछे घूमे, सारे बंदर वापस भाग गए। आपने देखा होगा ना, कुत्ता या बंदर, आप जब आगे भागते हैं तो वो पीछे भागते हैं, और जैसे आप रुक जाते हैं और वापस घूम जाते हैं तो वो वापस भाग जाते हैं। तो उन्होंने बोला भागो मत, रुको और सामना करो। कहने का मतलब है दोस्तों, संकट, समस्याएं इज द पार्ट ऑफ लाइफ। आएंगे, अगर आप जिंदा है तो संघर्ष तो आएंगे। कौन बचा है संघर्ष से? भगवान राम के जीवन में संघर्ष नहीं था क्या? कृष्ण के जीवन में संघर्ष नहीं थे क्या? है ना? कौन ऐसा आदमी है इस धरती पे जिस, है ना, महात्मा बुद्ध के जीवन में संघर्ष नहीं था क्या? देश के प्रधानमंत्री के जीवन में संघर्ष नहीं है क्या? कौन ऐसा आदमी है जो संघर्ष से बच सका? जीवन का नाम ही संघर्ष है, पर संघर्ष का जीवन में आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और उस संघर्ष से आप कैसे डील करते हैं ये आर्ट ऑफ लाइफ है। जीवन जीने की कला आनी चाहिए। समस्याओं का सामना करना सीखो, अपने आप को मजबूत इरादों से जोड़ो। एग्जाम होंगे, एग्जाम आएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस की कुछ ऑप्शंस होंगे, कुछ के आंसर हमें आएंगे, कुछ का आंसर हमें नहीं आएंगे, लेकिन तो क्या हुआ? परिणाम अपनी जगह है। हार या जीत सिर्फ परिणाम है। मेहनत और कोशिश हमारा काम है। अगर आप सतत रूप से प्रयास करते हो, अगर आप लगातार कोशिश करते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल सा रहेगा। लेकिन एक ही तरीके से वो पॉसिबल होगा, सिर्फ बातों से नहीं, सिर्फ हताई से नहीं, सिर्फ जो है कहने से नहीं, करने से होगा। आप अपने ही हाथों से अपनी किस्मत लिख सकते हो, उसको आप बच्चे अच्छे से अच्छा लिख सकते हो और बुरे से बुरा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्यारे दोस्तों, उसी तरह का ये क्वेश्चन है कि करो या मरो, लड़ो या भागो, ये किससे संबंधित है? पहला लिखा हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, एंड यूरिनरी सिस्टम, मूत्र संबंधी तंत्र, और स्वसंचालिका तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो चार बातें हमने यहाँ पे लिखी है। आप लोगों को इस सवाल को अच्छे से पढ़ना है, सारे ऑप्शंस को पढ़ना है, अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को बना के रखना है, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, और ठीक शाम को 4:15 बजे, कितने बजे रसगुल्लों? ठीक शाम को 4:15 बजे एक और नए सेशन से जुड़ना है। शाम को 4:15 बजे हम फिर मिलने वाले हैं एक और नए सेशन के साथ में, जहां पे भी हम बहुत अच्छी और बेहतरीन बातें पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ये YouTube का हर सेशन आपके लिए एक बेहतरीन अप्रोच लेके आएगा, ये हम वादा करते हैं। बस आप पढ़ाई को जारी रखना। ठीक शाम को 4:15 बजे हम दोबारा मिलेंगे, और कल सुबह वापस 6 बजे हम CHO स्पेशल सेशन के साथ में फिर मिलेंगे। तो बैक टू बैक लगातार सेशंस यहाँ पे चलते रहेंगे। आप इनको पढ़ें, समझें, सीखें और अपने आप को पूरे जोश के साथ में जोड़ें। और जिन्होंने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई है, लाइक बटन को प्रेस करें अगर आपको सेशन पसंद आया। और एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखें, जो हम हमेशा कहते रहते हैं, आपको इसको आत्मसात करना ही है, अपने साथ करना है, अपने लाइफ में उतारना है, और भगवान पे पूरा विश्वास दिखाते हुए परमपिता परमेश्वर पे। और एक बात हमेशा अपने अंदर पाले कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, और हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फिर मिलते हैं दोबारा शाम को ठीक 4:15 बजे एक और नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।